हेलो एवरीवन। मैं एक बार आपके साथ अपने सिलेबस का स्टेटस के बारे में बात करना चाहता हूँ कि अपना सिलेबस का स्टेटस क्या है। देखो, मॉड्यूल 1 में ऑफिशियली अगर मैं बोलूँ, ऑफिशियली का बोलने का मेरा मतलब है कि देखो, हमने स्टार्टिंग में जूम क्लास से स्टार्ट किया था, जो काफ़ी कम स्टूडेंट ने अटेंड किया था क्योंकि उस टाइम से 10 या 12 स्टूडेंट्स ही ज्वाइन किए थे। तो हमने स्टार्टिंग का जो थ्योरी भी कुछ किया था, हमने डिस्कस 2-3 क्लास में। उसके बाद जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, ये सब हमने किया है। अकाउंटिंग इक्वेशन तक हमने डिस्कस किया होगा एक बार। और इसके बाद मैंने लास्ट यूनिट से एक सेल ऑन रिटर्न बेसिस का चैप्टर है वो करवाया था। एंड उससे पहले शायद मैंने एवरेज ड्यू डेट कराया था। हाँ, एवरेज ड्यू डेट करवाया। और उसके बाद सेल ऑन रिटर्न बेसिस का क्लास करवाया था मैंने। और सेल ऑन रिटर्न बेसिस का जो सेकंड क्लास है, वहाँ से मैंने वीडियो देना चालू किया था। ठीक है, तो उसके बाद से जब मैंने वीडियो देना चालू किया, फिर हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किया है, इन्वेंट्री किया है, बिल ऑफ एक्सचेंज सभी कुछ कर लिया। और अगर वैसे देखा जाए तो सिर्फ एक ही चैप्टर मेरे एंड से पेंडिंग है, वो है अपना अकाउंट करेंट, जो लास्ट चैप्टर है, जिससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। ठीक है ना, तो वो मैं करवाऊँगा। जैसे एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करेंट से दोनों से आता है 5-5 मार्क्स का, तो वो मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है ना, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। हाँ, स्टार्टिंग का जो भी नए स्टूडेंट जैसे जैसे जो भी मेरे से इंटरेक्शन करते गए, जो नए नए स्टूडेंट ज्वाइन किए जिन्होंने भी, तो उनका जैसे जैसे मेरे साथ इंटरेक्शन हुआ, मैंने सबको बोला कि भाई, थ्योरी ऐसा है कि थ्योरी 100% मैं कमिट कर सकता हूँ कि थ्योरी मैं वापस रिपीट कराऊँगा। जितने भी पास्ट ईयर का पेपर है, जितने भी मुझे स्कैनर में क्वेश्चन देखेंगे, मैं हर एक टाइप का कवर करने की कोशिश करूँगा, कि मेरे हिसाब से थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 12 मार्क्स का ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आता है, वो थ्योरी बेस्ड होता है। ज़रूरी नहीं है वो थ्योरी से ही, प्योर थ्योरी से आएगा, वो प्रैक्टिकल से भी आ सकता है। जैसे पेटी कैश इज़ एन एसेट, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, ट्रू और फॉल्स। तो वो डिपेंड करता है कि आपका थ्योरी से आएगा या प्रैक्टिकल से आएगा, लेकिन ट्रू फॉल्स आएगा तो मैं उसे थ्योरी मान रहा हूँ। ठीक है ना, तो वो सब चीज़ को मैं थ्योरी मान रहा हूँ, क्योंकि मैंने चैप्टर्स के साथ साथ ज़्यादा थ्योरी कराया नहीं है। जहाँ पे रिक्वायर्ड था सिर्फ वहीं पे करवाया ना, बाकी जो अंडरस्टूड वाली चीज़ें वहाँ पे मैंने नहीं भी करवाया। एंड जितना रिक्वायर्ड मैंने आपको बीच में एक क्लास में बताया भी था कि इंटर में आप आओगे तो इतना थ्योरी करवाऊंगा, इतना लिखवाऊंगा कि आप लोग बोलोगे भैया इतना क्यों लिखवा रहे हो, ये तो हमने 11 में सीख लिया है। जैसे सिंगल एंट्री का चैप्टर है, कैश फ्लो का चैप्टर है। ठीक है, चलो, जहाँ पे जितना रिक्वायर्ड है, अब फाउंडेशन के हिसाब से मैंने आपको ऑलरेडी जितना आपको चाहिए उससे मैं ज़्यादा कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको सब कुछ लॉजिकली आप सीखो। मैं बस फाउंडेशन में यही चाहता हूँ कि आप जो 11-12 में जिस जो पैटर्न था आपका पढ़ने का, है ना, हो सकता है कि कोई इसी पैटर्न से पढ़ता हो। मैं किसी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता किसी भी टीचर को, लेकिन 11-12 में जिस पैटर्न में पढ़ाया जाता है, रटाफिकेशन मोड में, ठीक है ना, या फिर एक कैजुअल मोड में, उसको मैं आपको चाह रहा था कि आप लोग अपना माइंड सेटअप चेंज करो। बिकॉज नाउ यू आर सी ए स्टूडेंट, एक प्रोफेशनल वे में सोचो, उसको लॉजिकल वे में सोचो। तो वो माइंडसेट मेरा क्रिएट करने का मोटिव रहता है हमेशा। तो हाँ, अकाउंट एवरेज ड्यू डेट जो चैप्टर है और सेल ऑन रिटर्न बेसिस का जो पहला क्लास है, वो मैं रिपीट कराऊंगा। सेकंड क्लास मेरे पास ऑलरेडी वीडियो है, वो मैं आप लोग को कराऊंगा, जिसने भी मिस किया है। ठीक है ना, तो वो कर सकता है। देखो, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, ये 5 जो चैप्टर है, मैं वापस से आपको बोल रहा हूँ। अगर आपने नहीं ध्यान दिया होगा तो प्लीज़ वापस से उसे प्रैक्टिस करो। अगर आपको बुक के किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आता है तो मुझे प्लीज़ मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, मैं आपको क्वेरी सॉल्व कराऊंगा। लेकिन प्लीज़ मुझे वो रिपीट करने के लिए मत बोलना। ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है भारी भरकम कि मैं उसे रिपीट करूँ उस चैप्टर्स को। ठीक है, जो कि ऑलरेडी भी हो भी चुका है। उस टाइम पे मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया था क्लासेस का, ठीक है ना, पॉसिबल नहीं हुआ था किसी कारण से। तो एक तो वो चीज़ है। थ्योरी है, मैं कमिट कर रहा हूँ कि थ्योरी मैं पूरा रिवाइज़ कराऊंगा वापस से। ठीक है ना, वो 100% मैं कराऊंगा, क्योंकि 12 मार्क्स का ट्रू फॉल्स, 4 मार्क्स का थ्योरी प्लस 4 मार्क्स का थ्योरी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ओवरऑल 16 to 20 मार्क्स का थ्योरी 100% कंपलसरी है। 16 तो आएगा ही, 20 भी आ सकता है। जैसे मैं लास्ट जो आपका एग्ज़ाम हुआ था नवंबर 19 में, आई गेस, हाँ नवंबर 19 में, उसमें 20 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन था। तो वो मैं कराऊंगा, उसकी टेंशन आप मत लो, वो मैं पूरा रिवीजन में अच्छे से कराऊंगा। ठीक है ना, ज़रूरत पड़ा तो जर्नल लेजर का क्वेश्चन हम लोग, क्या पता मैं रिवीजन में साथ साथ गो थ्रू कर लूँ एक बार। ठीक है, बाकी जो भी चैप्टर्स अपने कर रहे हैं ऐसे करें कि उसको रिवीजन का ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना होता है वो आपके ग्रुप में भेजता ही हूँ, है ना, पीडीएफ क्वेश्चन नंबर के साथ। आपको पता होगा मैंने रेक्टिफिकेशन में भेजा था, बीआरएस में भेजा था, डिप्रिशिएशन में भेजा था, बिल ऑफ एक्सचेंज में भेजा था। ठीक है, तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि मॉड्यूल 1 में जो चैप्टर्स थे वो
80% मैं बोल सकता हूँ या 90% मैं बोल सकता हूँ क्लास 11 के थे। एंड जो लास्ट यूनिट है उसमें आपने 3-4 चैप्टर देखा होगा, अकाउंट करेंट, एवरेज ड्यू डेट, कंसाइनमेंट, और ये सारा जो चैप्टर है ना, ये सब इंटरमीडिएट में था पहले, जिसको सीए फाउंडेशन में लाया गया है। मतलब जब से सीए फाउंडेशन बनाया ना, पहले सीपीटी था जो एमसीक्यू होता था, तो जब से सीए फाउंडेशन बनाए तब से उनको सीए इंटरमीडिएट से उठा के, जब से सिलेबस चेंज हुआ, उसको सीए फाउंडेशन में इन्होंने ले आया, ठीक है ना, क्योंकि ये इतना इजी टॉपिक था। इंटरमीडिएट वाले बोलते थे ये हमसे करवा रहे हैं, बताओ एवरेज ड्यू डेट जैसा चैप्टर हमसे करवा रहे हैं। तो इतना उनको भी शर्म आ गया कि वो लोग ने फाउंडेशन में डाल दिया इसे, कि भाई फाउंडेशन वाले बच्चे से करवा लेते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि एडवांस और भी बहुत कुछ है इंटर में सीखने के लिए, ठीक है ना, जोक से पार्ट। मॉड्यूल 2 में आप देखोगे कि ये पहला चैप्टर जो है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग। देखो ये वर्ड ऐसा है, एकदम भी डरना नहीं है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, ये सोल प्रोप्राइटरशिप, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा। सोल प्रोप्राइटरशिप हमने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है ना क्लास 11 में, ये वही चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स। ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो मैन्युफैक्चर नहीं करता, तो 11 में तो हमने वही पढ़ा है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग का ही पढ़ा है। हाँ, इसमें एक ऐड ऑन एक नया चैप्टर है जो 11-12 में आपने नहीं पढ़ा है, जिसमें एक क्लास लगेगा सिर्फ मेरे को, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लग गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, है ना। तो वो है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ का। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ लोग अपना फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें जैसे हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, तो वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ एक और अकाउंट ऐड हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है ना। इसके बाद आपका पार्टनरशिप चालू हो जाएगा, जो आपका पूरा 12 का है, और आपका लेटेस्ट दिमाग में वही चल रहा होगा। मतलब 11 वाला हो सकता है आप लोग भूल जाओ, और 11 का और ज़्यादा फोकस करके कराने का रीज़न ये भी होता है कि 11 में बच्चे सीरियस नहीं होते। कोई भी स्टूडेंट 11 में सीरियस नहीं होता, पता है यार क्या करना है पढ़ाई करके, कॉमर्स लिया है मस्ती मारने के लिए, है ना, पढ़ना होता तो साइंस नहीं ले लेते। तो वही होता है। लेकिन 12 में आके स्टूडेंट्स को सीखना पड़ता है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम देना होता है, और जो सीरियस स्टूडेंट है वो तो ऑब्वियसली और अच्छा से पढ़े होंगे। तो पार्टनरशिप उनके दिमाग में अभी भी होगा, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम हुआ नहीं आपको पढ़े हुए, अभी मार्च में आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिया ही है, तो फिर भी इसके बाद अपना पार्टनरशिप आएगा। फिर मैं बोल सकता हूँ गुडविल चैप्टर आएगा, जो आप देख सकते हो। इसके बाद गुडविल है, गुडविल के बाद एडमिशन है, एडमिशन के बाद रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट के बाद डेथ है। तो ये सब में 2-2 3-3 क्लास जो भी लगेगा अपने करेंगे। हाँ, एक चैप्टर यहाँ पे नहीं है जो आपने 12 में पढ़ा है, वो है डिसोल्यूशन। क्यों नहीं है आपको पता है? पता है आपको क्यों नहीं है? क्योंकि वो इंटर में है। भैया क्लास 12 में हमने रेशियो पढ़ा था, सीए इंटर में चला गया वो। भैया क्लास 12 में हमने कैश फ्लो पढ़ा था, वो सीए इंटर में पढ़ोगे। भैया क्लास 11 का एक चैप्टर हमें याद आ रहा है जो ना आपने नहीं पढ़ाया, जो बुक में भी नहीं दिखा हमें। कौन सा? भैया अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसे सिंगल एंट्री के नाम से भी जाना जाता है, वो भी इंटर में पढ़ोगे। इस तरीक़ा से अरेंज किया गया है कि जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे 11 में ले गया, मतलब सॉरी 11 में बोल रहा हूँ मैं, सी इंटर में ले गया, या थोड़ा सा हाई लेवल है। और रेशियो पहले फाउंडेशन में हुआ करता था। रॉयल्टी बोल के एक चैप्टर हुआ करता था, किसी के पास पुराना बुक है तो दिखेगा। तो रॉयल्टी प्रैक्टिकली उतना एप्लीकेबल है नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में रॉयल्टी आप ज़्यादा देखोगे नहीं बोल के उस चैप्टर को हटा दिया। जॉइंट वेंचर में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता था, स्टूडेंट्स कभी सही से करके आ ही नहीं पाते थे, तो उन्होंने वो चैप्टर हटा दिया। उतना प्रैक्टिकली वो भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिखा उनको। फिर रेशियो उन्होंने बोला कि सेम चैप्टर फाउंडेशन में है, सेम चैप्टर इंटर में भी है, और इंटर में उनको रखना ही पड़ेगा। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल के एक सब्जेक्ट है आपका, एफएम, ठीक है ना। कॉस्ट एंड एफएम पहले साथ में हुआ करता था, अब एफएम अलग है। तो एफएम में वो ऑलरेडी है, तो बोलते हैं जब एफएम में हम पढ़ा ही रहे हैं तो वापस अकाउंट्स में क्यों पढ़ाना, बच्चे 12 में पढ़ ही रहे हैं और एफएम में जाके पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में। तो उन्होंने यहाँ से हटा दिया, एफएम रेडियो नहीं, ठीक है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ, इसके बाद एनपीओ, ये पता नहीं बच्चों को क्यों टफ लगता है, मुझे समझ में नहीं आता। एक तो इन्वेंट्री और एक ये दो चीज़ का हमेशा खौफ रहता है बच्चों को। कोई मुझे पुराना बैच कोई बोलता है ना रिवीजन कराने के लिए, तो बता भैया प्लीज़ एनपीओ का क्लास तो आप दे देना, है ना। पता नहीं 12 में क्या पढ़ा था उन्होंने, या अभी क्लास के दौरान क्या करते हैं, ठीक है ना। कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं है इस चैप्टर में, एकदम फाइनल अकाउंट्स है। मैं तो बोलता हूँ अगर आपको फाइनल अकाउंट्स आता है तो एनपीओ आपके लिए कुछ भी नहीं है। बस 2-4 अलग वो ऑनरेरियम, ठीक है ना, कैपिटल रिसिप्ट अलग से आ जाता है, ठीक है, रेवेन्यू रिसीप्ट हो जाता है, वो सब आपको चीज़ थोड़ा बहुत समझना है। बाकी तो इस चैप्टर में कुछ अलग है नहीं, ठीक है ना। अच्छा, ये भी आपने 12 में अभी रिसेंटली पढ़ा है। इसके बाद है कंपनी अकाउंट्स, इसमें आपका इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर। एंड बिलीव मी, जो आपने जिस लेवल का आपने क्लास 12 में पढ़ा है ना, उस लेवल का क्वेश्चन आता ही नहीं है कभी सीए में, उससे काफ़ी ईजी क्वेश्चन रहता है। हमने काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कर रखा है, और मैं भी कराता हूँ ऑब्वियसली मैं अपने स्टूडेंट्स को, है ना। वो 12 में आ भी सकता है, पता नहीं, लेकिन यहाँ पे तो नहीं आता उतना डिफ़िकल्ट, ठीक है। इसके बाद इशू ऑफ डिवेंचर, एक अच्छा चीज़ क्या है, यहाँ पे आपका रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर है नहीं,
है ना। एक डिफ़िकल्ट आपको क्या लगता होगा रिडेम्पशन, वो DRR बनाना, डिवेंचर रिडेम्पशन, इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना, ये वो सिंकिंग फंड, कुछ भी नहीं है, सब हटा दिया है। यहाँ पे सिर्फ इशू ऑफ डिवेंचर है बस। बताओ ये कोई चैप्टर है? नाम के लिए डिवेंचर चैप्टर डाल दिया है। हाँ, डिवेंचर का रिडेम्पशन कहाँ पे है? CA इंटरमीडिएट में पढ़ोगे आप। CA इंटरमीडिएट में क्या था? इशू और रिडेम्पशन दोनों था। तो इस बार नवंबर 20 का जो सिलेबस है उसमें उन्होंने बोला कि यार इशू तो हमने फाउंडेशन में पढ़ा दिया था, तो इनके सिलेबस से हटाओ। तो वहाँ से इशू हट गया, तो इशू यहाँ पे रिडेम्पशन हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, ठीक है। एंड ये जो आपको बेसिक रेशियोज़ दिख रहा है ना, ये अभी सिलेबस में नहीं है, मेरे पास पुराना बुक है, ठीक है ना। और इसमें जो भी मिस्टेक्स आप देख रहे हो ना, फॉर गॉड सेक, मतलब जो भी मैंने मिस्टेक्स भेजा है मेरे को दिख रहा है अभी, मतलब स्टूडेंट्स का आता है कि भैया आप जो बोलते हो ना बुक में कि ये गलती है, ये गलती है, वो हमारे बुक में तो सही है। तो ऑब्वियसली ना वो मैंने इंस्टीट्यूट को भेजा है, ऑफिशियल मेरे पास लेटर है कि मैंने इंस्टीट्यूट को भेजा था और वो इंस्टीट्यूट ने करेक्ट किया है। एंड आई एम थैंकफुल टू ICAI। देखो ना, एक चीज़ ऐसा है कि टीचर्स बहुत है, मैं तो 2 साल से पढ़ाना चालू किया हूँ, काफ़ी टीचर्स है जो बोलते हैं हम लोग 15 साल से पढ़ा रहे हैं, इतना सारा रैंक दे रहे हैं। भाई अगर आप इतने साल से पढ़ा रहे हो, इतना सारा रैंक दे रहे हो, तो फिर भी बुक में इतना गलती क्यों है? तो बोलेंगे भाई बुक तो ICAI बनाता है, हम क्या करें। भाई मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, जब मेरे पास इतनी सारी गलतियाँ निकली है और मैं सारा गलती को जब करेक्ट करा पा रहा हूँ ICAI से, आप लोग इतने साल में कैसे नहीं करेक्ट करवा पाए? मेरे पास ऑफिशियल मेल है कि ये सब मैंने करेक्ट कराया, लेकिन मेरे को कोई प्रेज़ नहीं चाहिए कि भाई अभिषेक अग्रवाल CA ने कराया, ऐसा कुछ नहीं है। भाई मैं CA हूँ, जो और भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो लोग भी CA है, फिर एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। वो लोग क्या करते हैं, बस इंस्टीट्यूट को गाली देते फिरेंगे, यार इंस्टीट्यूट बेकार है, इंस्टीट्यूट का बुक गलत होता है। यार ठीक करवा ले, इससे अच्छा है वो ताना देने से अच्छा उसको ठीक करवा लो। इतना ताना देते हैं इंस्टीट्यूट का बुक ख़राब है, इंस्टीट्यूट ये है, इंस्टीट्यूट वो है। यार जहाँ जो रोटी दे रहा है उसी को गाली दे रहे हो, बताओ। यार मंदिर है, उसको हम लोग का ड्यूटी है ना ठीक करने का, अपना इंस्टीट्यूट है। आप CA बन जाओगे, आप स्टूडेंट भी हो ना, तो ये आपका इंस्टीट्यूट है, आपका एक एक सजेशन वेलकम है, ठीक है ना। मैं कभी ऐसा नहीं कि प्रो ICAI रहता हूँ या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन है ICAI आपका हर एक बात मानता है, आपके फेवर में काम कर रहा है, आप ही के लिए है वो। आप मेंबर बन जाओगे तो आप ही के भरोसे इंस्टीट्यूट चलेगा, आप ही चलाओगे इंस्टीट्यूट। अभी आप स्टूडेंट हो तो भी आप ही चला रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसा कोई दूसरा कोई दुश्मन नहीं है आपका। इनफैक्ट मैंने तो देखा है, मैंने जितना गलती भेजा है वो ठीक हुआ है। इनफैक्ट मैं गुडविल के लिए भी लड़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे भरोसा है कि वो ठीक होगा। इनफैक्ट मेरे पास भरोसा एक आ चुका है, जो मैंने इनिशियल जिन्होंने जूम क्लास अटेंड किया था, मैंने वहाँ पे बोला था कि क्लास 11-12 में एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है कि हम लोग जो गुडविल को राइट ऑफ करते हैं वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, और उसके लिए मैं फ़ाइट कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरे जो गुरु हैं, जो मेरे गुरु रह चुके हैं एक्चुअली, तो वो भी फ़ाइट कर रहे हैं, वो भी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के मेंबर भी हो चुके हैं। तो फॉर्चुनेटली हमारा काम आसान हो रहा है, तो उस चीज़ के ऊपर हम लोग फ़ाइट कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि वो चीज़ भी अभी वो लोग कुछ ना कुछ करेंगे उसका। हाँ, वो लोग ICAI वो गुडविल वाला चीज़ में करने में डर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई अभी अगर हम लोग ठीक कर देंगे तो उन पर सवाल उठेगा कि इतने सालों तक आपने क्या किया फिर, ठीक है ना। ऑब्वियस सा बात है कि भाई इतने सालों तक गलती चलता रहा, आप आज एक टीचर के बोलने पे चेंज कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन हमने उन्हें यही बोला कि हमें नाम नहीं चाहिए कि मैंने करवाया या फिर मेरे टीचर ने करवाया, हम लोग को दोनों को अपना नाम नहीं चाहिए। आपको जो भी हेल्प चाहिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे। देखो कोई भी इंस्टीट्यूट काम करवाएगा ना, उन्हें पता है कि किसी भी CA से काम करवाएगा तो उसे पैसा देना पड़ेगा, है ना। कोई भी CA फालतू नहीं बैठा है कि उसके लिए काम करे, लेकिन हम है कि वही इंस्टीट्यूट के लिए काम करने के लिए रेडी है। हमने उन्हें बोला है कि गुडविल के ऊपर आपको कोई भी मैटर चाहिए, कोई भी स्टडी चाहिए, कोई भी कुछ भी आपको वर्किंग चाहिए, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करके देने के लिए रेडी है। लेकिन प्लीज़ आप लोग कराओ, आप अपना नाम छापो कि आपने करेक्ट करवाया। हमें नाम नहीं चाहिए, हमें स्टूडेंट के लिए करेक्शन चाहिए, बुक में करेक्शन होना चाहिए। आपको भी कोई गलती दिखता है नया बुक में, है ना, मैंने पुराना बुक में तो मैं निकालता ही हूँ, है ना। ऑब्वियसली मैं क्लास में तो नया बुक से पढ़ाता हूँ, अभी मेरे पास नया बुक का एक्सेस है नहीं बोल के मैं पुराना बुक से पढ़ा रहा हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। फिर भी मैं बीच बीच में PDF वगैरह से चेक करता रहता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स का आता रहता है मेरे पास कि भैया आप जो गलती बोलते हो ना वो ऑलरेडी नए बुक में ठीक हो गया। तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई मैंने ठीक करवाया और वो ठीक हुआ है, इंस्टीट्यूट ने मेरा बात सुना है। इनफैक्ट मेरे पास ऑफिशियल मेल आ चुका था कि आपका ये गलती ठीक हो चुका है और ये सारा गलती आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, विद इन टाइम। तो अच्छा लगा कि चलो इंस्टीट्यूट सुनता है। जो टीचर गाली देते हैं ना कि इंस्टीट्यूट ये है, इंस्टीट्यूट वो है, इनफैक्ट खुद CA हो गए, उन्हें क्या डिग्री होल्ड करके क्या कर रहे हैं वो लोग यार, इतने साल से पढ़ा के एक बुक ठीक नहीं करा पाए तो क्या किया, ठीक है ना। तो पक्का कुछ उन्हीं में इश्यूज़ है, ICAI में तो इश्यूज़ है नहीं, वो तो मैंने देख लिया। मैं गलती भेज रहा हूँ और वो ठीक कर रहे हैं, और ऐसा, और वो लोग बोलते हैं कि हम बहुत साल से मेल करते आ रहे हैं, ICAI कुछ नहीं करता। तो मेरे में कुछ अलग कुछ लगा हुआ है क्या जो मैंने मेल कर दिया और इंस्टीट्यूट ने बुक ठीक कर दिया, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है कौन कहाँ पे गलत है, वो समझ में आ जाता है,
ठीक है ना। खाली पढ़ते टाइम मैं भी सुनता था, मैं जब स्टूडेंट था टीचर्स बोलते थे कि हाँ ऐसे ऐसा, मैं भी सोचता था यार ठीक है ऐसे है ना, एकदम रिजिड होगा कि नहीं नहीं करेंगे, हमारा बुक गलत है तो क्या, हम ऐसा ही रहेंगे। टीचर्स जो बोलते थे हमें वही लगता था सही। लेकिन अब पता चला यार नहीं ऐसे अच्छा है, ठीक है ना, अपने लिए काम करता है, ऑब्वियसली अपना इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है ना, हमेशा अटैच रहो इससे। तो ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ज्ञान का बात हो गया, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप लोग का। तो फाइनल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। बाकी पार्टनरशिप है, एनपीओ और कंपनी है, कुछ भी नहीं है, सिलेबस अपना ज़्यादा बाकी नहीं है ना। लग रहा था कि एक पूरा बुक बाकी है, लेकिन सेकंड बुक में कुछ है नहीं, एक पार्टनरशिप है, ठीक है ना, और एनपीओ है और कंपनी है। कंपनी में भी ज़्यादा कुछ हाथी घोड़ा वाला चीज़ नहीं है, नॉर्मल सा चीज़ है। तो अपने स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग। नॉन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, ठीक है ना। एंड जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता ये तो आपने ऑलरेडी 11 में पढ़ रखा है। तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग का अगर मैं आपको बताऊं 3 पार्ट होता है। देखो कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, कोई भी बैलेंस मतलब कोई भी फाइनल अकाउंट्स बनता है तो उसका 3 पार्ट होता है। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स जिसे हम बोलते हैं उसका 3 पार्ट होता है। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होता है बैलेंस शीट। समझाने के लिए मैं यही बोलूँगा, फैक्ट्री तक का खर्चा, ये फैक्ट्री का वॉल है, सोचो इसको फैक्ट्री का वॉल बना दो, इसको फैक्ट्री का वॉल बना दो। फैक्ट्री तक का जो भी खर्चा होगा, है ना, फैक्ट्री तक का जो भी खर्चा होगा। अभी आप अभी बोल रहे थे कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, देखो समझने के लिए आपको यही करना पड़ेगा। ये ऐसा कुछ इसमें बहुत अजीब टाइप का कुछ है, क्योंकि जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं है फिर भी ये लोग बोलते हैं फैक्ट्री वेजेस। आपने क्लास 11 में पढ़ा है ना फाइनल अकाउंट्स, वो किसके ऊपर है? नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए है, जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग का कोई बात आया कि प्रोडक्शन हुआ है, रॉ मटेरियल है, ये है, नहीं आया ना। फिर भी वहाँ बोलते थे फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री लाइटिंग, ये वो। तो ठीक है ना, अब एक समझने के लिए हमने बना लिया कि एक वर्चुअल एक फैक्ट्री है, सोच लो, एक मतलब इमेजिनरी एक फैक्ट्री सोच लो कि भाई जो हमने याद है आपको मैंने कंसाइनमेंट में क्या पढ़ाया था, जो रिकरिंग खर्चा है, जो बार बार लगेगा वो पीएल में आएगा, है ना, जो बार बार नहीं लगता, या फिर मैं बोल सकता हूँ जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, मतलब माल बनाने का खर्चा। सेलेबल कंडीशन, यहाँ इसके बाद सेलेबल कंडीशन में चला जाता है। चलो मैं ये बेटर रहेगा, जब तक गुड सेलेबल कंडीशन पे नहीं जाता। क्या मैं फैक्ट्री से सामान बेचता हूँ क्या? नहीं, जैसे फैक्ट्री से बाहर निकलेगा उसके बाद बिकेगा। तो जब तक गुड सेलेबल कंडीशन पे नहीं पहुँचता है, ध्यान देना, इसे बहुत काम आने वाला है। जब तक गुड सेलेबल कंडीशन में नहीं है, मतलब फैक्ट्री में बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो भी खर्चा है, फैक्ट्री के गेट से इधर तक का जो भी खर्चा है, फैक्ट्री के अंदर विद इन फैक्ट्री माल आने का खर्चा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या? कैरेज मतलब कैरिंग का खर्चा, इनवर्ड मतलब आ रहा है, तो सामान खरीदने का खर्चा है इनवर्ड, ये रहा इनवर्ड, ठीक है ना। और हम लोग ये मानते हैं कि सारा सामान यहीं पे ख़रीदा जाता है, यहीं पे कुछ हुआ होता है। तो माल खरीदने का खर्चा हो, वेजेस हो, जो भी हो, ठीक है ना। तो जो अभी तक पढ़ा है हमने, तो सेलेबल कंडीशन पे कब पहुंचेगा? जब वो फैक्ट्री से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। देखो मुझे खुद अजीब लग रहा है कि मैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ बनाया ऐसा गया है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से आता है इसमें। तो जब तक आप लोग सब कुछ नहीं समझोगे ना कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, ये क्या होता है, तब तक वो क्लियर नहीं होगा। हाँ, जिस दिन मैं क्वेश्चन आपको ऐसा कराऊंगा जो बुक में नहीं है, एक बुक में क्वेश्चन नहीं है लेकिन मैं वैसा क्वेश्चन कराऊंगा या फिर मे बी टेस्ट में दूंगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या होता है ये, ठीक है। जब मैं ट्राई करूँगा कि मैं करवा दूँ, ठीक है ना, क्योंकि अचानक से मैं सरप्राइज़ देता हूँ टेस्ट में तो बोलते हो भैया ये तो आपने कराया ही नहीं था कभी। तो मैंने नहीं कराया तो क्या, आईसीआई ने भी तो नहीं दिया है, लेकिन ये इस एग्ज़ाम में पूछ लेता है, बताओ, ठीक है ना। तो आपको उस टाइप का क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना पड़ेगा, अपना माइंड खोल के रखना पड़ेगा, मतलब एकदम दिमाग चालू रहना चाहिए एनी टाइम, ठीक है ना। तो फैक्ट्री तक का जो भी खर्चा है, मतलब जब तक गुड सेलेबल कंडीशन पे नहीं पहुंच जाता है, जैसे मैंने बोला था ना, जब तक कंसाइनी के घर पे माल नहीं पहुंच जाता, वो रास्ते में थोड़ी बेचते बेचते जाएगा, है ना। तो रास्ते का जो भी खर्चा है, जब तक कंसाइनी के गोडाउन में माल नहीं पहुंचता तब सब सारा खर्चा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद जैसे ही गोडाउन में पहुंच गया कंसाइनी का, उसके बाद वो बेचना चालू कर सकता है, उसके बाद का खर्चा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वैसे मैं यहाँ पे बोलूँगा, जब तक वो फैक्ट्री के गेट तक है, जब तक वो यहाँ तक है, फैक्ट्री बोल लो, ऑफिस बोल लो एक बार, जब तक वो ये फैक्ट्री के गेट तक है तब तक उसका सारा खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे ही ये गेट से निकल गया मतलब वो सामान बिक सकता है। अब बिक सकता है मतलब वो जो भी खर्चा लग रहा है वो सामान बेचने पे लग रहा है, सेलेबल कंडीशन पे पहुंचने के बाद लग रहा है। वो गुड सेलेबल कंडीशन मतलब समझ में आ रहा है, बिकने के कंडीशन में है। अब यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर वो बिकने के कंडीशन में नहीं था, लेकिन फैक्ट्री के बाहर वो बिकने के कंडीशन में है ना। ऐसा थोड़ी है फैक्ट्री के अंदर से हम लोग, ये मानो फैक्ट्री के अंदर से नहीं बेचते हम लोग, जैसे मैं बोला ना रास्ता में बेचते बेचते नहीं आते हम लोग कभी। अब मैं दिल्ली से सामान लेने गया, दिल्ली से सामान लेके आऊँगा, ऐसा थोड़ी कि ट्रेन में बेचते बेचते आऊँगा कि भाई सामान ले लो, ट्रेन में भी बेचते बेचते आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो वही जब तक फैक्ट्री से निकलेगा तब वो सेलेबल कंडीशन में पहुँचता है, ठीक है ना। उसके बाद उसका इनडायरेक्ट खर्चा चालू होता है। तो फैक्ट्री तक का खर्चा, ये आपके 11 के टीचर ने भी पढ़ाया होगा, मैंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोला,
और बोला हो तो कोई बात नहीं, तारीफ़ कर लेना बाद में तो फैक्ट्री तक का जो भी खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा जो ट्रेडिंग में चार्ज करेंगे। उसके बाद जो भी आपका इनडायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट इनकम सब कुछ दिखाई देगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, ठीक है। एंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या होता है? ये दो चीज़ हम लोग को प्रॉफिटेबिलिटी बताता है और बैलेंस शीट हम लोग को फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। एंड क्योंकि हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का कर रहे हैं तो इसमें वही वाला फॉर्मेट चलेगा, टी फॉर्मेट, यहाँ पे लाइबिलिटी साइड, यहाँ पे एसेट साइड, यहाँ पे अमाउंट, वो पुराना वाला फॉर्मेट ही चलेगा। अभी तक मैंने कंपनी का फॉर्मेट आपको दिखाया नहीं भैया, वो कंपनी वाला फॉर्मेट हम लोग को भी पढ़ना है। देखो आ सकता है, ठीक है ना, आ सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी एक दो आपका शेयर्स का क्वेश्चन है जिसमें वो लोग बैलेंस शीट बनाने बोल रहे हैं। तो अगर आपको शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं आता होगा, जो अपने क्लास 12 में पार्ट बी बोल के जो बुक होता था ना, वहाँ पे जो बैलेंस शीट पहला क्लास में ही और बैलेंस शीट सिखाया जाता था, वो बैलेंस शीट अगर नहीं आएगा तो हो सकता है आपका 2-4 मार्क्स सेक्रीफाइस हो। तो मैं वो नहीं करूँगा, मेरे एक क्लास लगेगा, मैं वो ज़रूर करा दूँगा। हो सकता है मैं अपना इंटरमीडिएट का जो क्लास रिकॉर्ड किया वही दे दूँ आपको, ठीक है ना, आपको सीखने से मतलब है, ठीक है ना, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा उसमें, मुझे देना है तो वो देना है, ठीक है ना, वो दूंगा मैं। चलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक इनकम स्टेटमेंट होता है, एक पोजीशन स्टेटमेंट होता है। पोजीशन मतलब फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है ना। इनकम कौन बताता है? एक तो ट्रेडिंग बताता है। ट्रेडिंग कौन सा इनकम बताता है? ग्रॉस प्रॉफिट बताता है। पीएल अकाउंट क्या बताता है? नेट प्रॉफिट बताता है, ठीक है ना। और बैलेंस शीट क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, मतलब पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, है ना। हम लोग का देनदारी कितना, हम लोग का जमा पूंजी कितना, राइट। इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। पर्सनल बिजनेस इनकम, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर आपको आता है। ये सब हमने थ्योरी में डिस्कस करेंगे हम लोग। इंटर रिलेशन ऑफ टू स्टेटमेंट, ये सब कोई दिक्कत नहीं है, ये सब नॉर्मल सा चीज़ है। और अपने को क्या देखना है? ट्रेडिंग का फॉर्मेट मेरे ख्याल से आपको आता होगा, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। ट्रेडिंग का फॉर्मेट पता है ना आपको? बना के दिखाऊँ क्या मैं? हाँ भैया, बना दोगे तो अच्छा रहेगा, हम तो भूल गए हैं। हाँ मुझे पता है आप लोग नहीं भूले हो, ठीक है ना, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप लोग को आता है, मुझे पता है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट, भैया ट्रेडिंग पीएल अलग अलग बनाना है क्या? कोई टीचर, भैया हमने किसी ने सीखा हुआ है ट्रेडिंग अलग, पीएल अलग, बैलेंस शीट अलग। हमने किसी ने सीखा हुआ है ट्रेडिंग पीएल एक साथ और बैलेंस शीट अलग। कोई ऐसा नहीं सीखा है ना कि ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट एक साथ। देखो अलग अलग सीखा है आपने, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडिंग पीएल एक साथ सीखा है मुझे, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी ने अगर ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट साथ में सीखा है ना, तो मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जोक सपाट ऐसा कोई सीखा नहीं होगा, सीखा होगा तो फिर तो अपने, क्या बोलूँ मैं, छोड़ो। फिर तो आपको अपने टीचर के पास जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, हे प्रभु क्या पढ़ाया आपने मेरे को। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है ना। तो इसमें 2 ओपनिंग स्टॉक, फिर 2 परचेज़, ठीक है। परचेज़ में लेस रिटर्न हो जाता है ना, यहाँ पे हम लोग लेस रिटर्न दिखाएंगे जो भी अमाउंट है। परचेज़ रिटर्न का दूसरा नाम को पता होगा भैया, हमें तो पता तो है, लेकिन भैया इसमें हम कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों। देखो ये सब चीज़ें मैंने अपने जूम क्लास में थ्योरी स्टार्टिंग क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी का भी मिस हो, तो मैं कुछ चीज़ वापस बोलूँगा तो वो मत होना कि भैया क्या एक ही चीज़ बार बार बोल रहे हो। वापस सुन लेना या फॉरवर्ड कर देना, ठीक है ना। आपके पास तो उपाय है, रिमोट कंट्रोल तो मेरा आपके पास है, जब चाहो पॉज करो, जब चाहो फॉरवर्ड करो, ठीक है ना। ये तो फ़ायदा आपको मिल गया। लाइव क्लास में तो आप वो कर नहीं सकते थे, है ना, मैं बोलता रहूँगा, आप चुप करा नहीं सकते थे। देखो परचेज़ रिटर्न का ऐसा है, देखो 2 वर्ड है, एक रिटर्न आउटवर्ड, एक रिटर्न इनवर्ड। अब ये कन्फ्यूजन होने की कोई चीज़ तो है नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। रिटर्न मतलब तो समझ में आ रहा है, या तो आ रहा है या जा रहा है। लेकिन इनवर्ड मतलब वापस आ रहा है, रिटर्न होके वापस आ रहा है। और आउटवर्ड मतलब रिटर्न आउटवर्ड, बाहर जा रहा है। तो रिटर्न आउटवर्ड, बाहर कौन सा माल रिटर्न जाएगा? जो आपने ख़रीदा होगा। तो जो परचेज़ किया हुआ माल जब वापस बाहर जाता है तो मैं उसको बोलता हूँ रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है ना। जो परचेज़ किया हुआ माल बाहर जाता है तो उसका नाम है रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। एंड जो सेल किया हुआ माल, बेचा हुआ माल जो मैंने भेज दिया था, वो जब वापस इन होके आ जाता है ना, जो वापस इन आ जाता है, वापस मैंने भेज दिया, वो वापस रिटर्न आ गया, रिटर्न इनवर्ड। समझ में आ रहा है? जब वापस माल रिटर्न बाहर जा रहा है, मतलब मैंने ख़रीदा हुआ माल वापस भेज दिया, तो वो हो गया परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड। और रिटर्न इनवर्ड मतलब रिटर्न वापस आ रहा है। कौन सा माल रिटर्न आएगा? जो आपने बेचा था, तो वो होता है सेल रिटर्न। याद रहेगा सर, मैम, है ना। सर खाली बोलूँगा तो फिर फेमिनिज़म ना हो जाए कि भैया आपने खाली लड़के लोग को कैसे बोल दिया, ठीक है। चलो इसके बाद यहाँ पे आता है 2 डायरेक्ट एक्सपेंस।
टू डायरेक्ट एक्सपेंस। देखो डायरेक्ट एक्सपेंस में मैंने बोला कि फैक्ट्री तक का खर्चा जो भी होता है, देख एक होता है फ्रेट, ठीक है ना। फ्रेट वगैरह जनरली हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारा जो माल आ रहा है, वैसे मतलब क्या बोलते हैं, सप्लायर से जो माल वाल आता है, फ्रेट वेट भाड़ा लग के, है ना, सप्लायर से माल वाल अपना गोडाउन तक आ रहा है। फिर कस्टम ड्यूटी, कस्टम में क्लियरेंस, हम लोग फ़ॉरेन से कोई माल सामान मंगाया, हमने रॉ मटेरियल मंगाया या कोई सामान मंगाया, तो वो कस्टम क्लियरेंस होके आ रहे हैं। वेजेस एंड सैलरी, भैया ये आपने अलग अलग क्यों लिखा, हमें तो पता है कि भैया हमारे टीचर ने पढ़ाया, जब भी वेजेस एंड सैलरी दिखेगा बोल देना ट्रेडिंग, जब भी सैलरीज एंड वेजेस दिखेगा बोल देना पीएल। क्यों भैया, ये तो पता नहीं, क्योंकि आगे लिखा हुआ है इसलिए, है ना। आप भी यही सोचते हो। भजन को मैंने ये चीज़ भी पढ़ा दिया है तो उसे पता होगा, लेकिन ठीक है, कोई रीज़न सोच सकता है। प्लीज़ 2 मिनट पॉज करके सोचो कि इसका रीज़न क्या होना चाहिए, उसके बाद ही सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी तो मैं इंटरेक्ट नहीं कर सकता आपसे कि क्या है नहीं है। हाँ ज़रूर, ये सब मैं थ्योरी में वापस पूछूंगा, लेकिन जो भी मैंने पढ़ाया है ये सब थ्योरी में वापस पूछूंगा कि आप लोगों ने कितना ध्यान से क्लास किया, मुझे पता चलना चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना। देखो इसका रीज़न ये होता है कि सोचो फैक्ट्री है ये ना, एक इसमें ये पक्का बात है कि वेजेस ज़्यादा है, इसलिए वेजेस को पहला लिखा जा रहा है, ठीक है ना। वेजेस एंड सैलरी, इसका मतलब यहाँ पे सैलरीज भी है, ऐसे थोड़ी नाम के लिए मज़ा के लिए लिख दिया, मज़े ले लेते हैं चलो सैलरीज भी लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें वेजेस एंड सैलरी लिखा तो इसमें वेजेस भी है सैलरी भी है, लेकिन ज़्यादा पोर्शन वेजेस का है इसलिए वेजेस को आगे रखा गया। अब ऐसा क्यों होता है, अब हम लोग इसको फैक्ट्री में क्यों चार्ज करते हैं। देखो फैक्ट्री में कौन काम करता है, ज़्यादा किसका खर्चा लगता है भैया, लेबर का। लेबर को क्या देते हैं, वेजेस देते हैं। लेकिन बताओ क्या फैक्ट्री में कोई परमानेंट वर्कर नहीं होता है हमारा, मतलब परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता है। सुपरवाइज़र होता है, कोई मैनेजर होता है, फ्लोर मैनेजर होता है, सुपरवाइज़र, तो ये लोग को क्या सैलरी देते हैं या इनको भी वेजेस दे देते हैं, इनको तो सैलरी देते हैं। अब फैक्ट्री में किसी को मैं सैलरी दे रहा हूँ तो वो कहाँ जाना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ ना फैक्ट्री मैन सैलरी, फैक्ट्री सुपरवाइज़र सैलरी, कहाँ जाना चाहिए बताओ आप तो बोलोगे भैया सैलरी है ये तो, सैलरी तो पीएल में जाना चाहिए। बिल्कुल गलत, फैक्ट्री का खर्चा है, फैक्ट्री में डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है ना। तो ये सैलरी मतलब फैक्ट्री में जो लोग हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ है, उनका सैलरी है ये। लेकिन क्योंकि फैक्ट्री में ज़्यादा पोर्शन वेजेस का रहता है इसलिए वेजेस को पहला लिखा जाता है, ठीक है ना। वो रटाया हुआ चीज़ भूल जाना प्लीज़, क्योंकि मैं डायरेक्टली ये चीज़ बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता 90% ऑफ द टीचर्स को ये चीज़ पता है कि ये क्यों ऐसा होता है, ठीक है ना। 10% एक्सेप्शन हो सकते हैं जो बताते नहीं है लेकिन उनको पता होगा, लेकिन सोचते हैं क्यों बताएं, छोड़ो क्यों दिमाग लगाएं इस पर। हालांकि वो लोग दिमाग लगाएंगे तो वो लोग बता सकेंगे, लेकिन वो लोग बॉदर नहीं करते कि क्यों बताऊँ, ठीक है ना। मुझे भी नहीं पता था, मुझे सीए में आने के बाद पता चला ऑब्वियसली, ठीक है ना। कोई टीचर बताएगा तभी पता चलेगा, कोई वैसा टीचर बताए तभी पता चलेगा आपको, ठीक है। ओके, इसके बाद सैलरीज एंड वेजेस का क्या लॉजिक है फिर भैया। हाँ उसमें भी वही लॉजिक है भाई, आपका जो बिज़नेस चल रहा है उसमें क्या खाली आप परमानेंट एम्प्लॉयज़ रखते हो क्या, कभी लेबर ओवर से काम नहीं करवाते हैं, तो उनको वेजेस देना पड़ता है। तो इसलिए ज़्यादा पोर्शन सैलरी रहता है, इसलिए सैलरीज आगे लिखते हैं, एंड कुछ पोर्शन वेजेस का भी रहता है, मतलब फैक्ट्री के बाद जो सेल पॉइंट है अपना, ऑफिस हुआ, वेयर हाउस हुआ, वो सब में, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी वेजेस लगता है लेकिन कम पोर्शन में, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं सैलरीज एंड वेजेस, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे मज़ा के लिए लिख दिया वेजेस, उसमें है वेजेस एक्चुअल में, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद गैस, वाटर, फ्यूल, है ना, ये सब मतलब जो मशीन वगैरह में जो लग रहा है। फिर कोई भी फैक्ट्री एक्सपेंस, ये अभी मैं एग्जैक्टली वही लिख रहा हूँ जो आपका बुक में लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिख रहा मैं। कोई रॉयल्टी क्या होता है पता है आपको। जैसे कि सोचो हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, मैं ऐसा कोई प्रोडक्शन करना चाह रहा हूँ, या फिर सोचो एक एग्जांपल लेता हूँ रॉयल्टी एग्जैक्टली क्या होता है। जैसे सोचो कोई बुक सेलर है, कोई बुक राइटर है, सोचो जैसे कि आपने पढ़ा होगा डीके गोयल, ठीक है ना। डीके गोयल क्या है, राइटर है, वो तो उसने तो बुक लिख दिया अकाउंट्स का बुक, सबको पता होगा ना, डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल, ये तो नाम सबने सुना ही होगा, मुन्नीलाल हो सकता है सबने सुना ना हो। तो बताओ डीके गोयल ने बुक बना दिया, लिख लिया, लेकिन उसका बुक छापता कौन है, खुद डीके गोयल छापता है क्या, खुद डीके गोयल मार्केटिंग करता है क्या, नहीं, उसका मार्केटिंग करता है एपीसी वाला। अगर आप बुक आपके पास है तो आप देखो वहाँ पे लिखा होगा एपीसी। एपीसी एक पब्लिशिंग कंपनी है जो उसका एडवर्टाइजमेंट करती है, जो उसको बुक पब्लिश करती है, ठीक है ना। तो अब डीके गोयल का क्या फ़ायदा, उसने तो बुक लिख दिया, कमा कौन रहा है, एपीसी रहा है। तो इनके साथ क्या रहता है एग्रीमेंट कि जितना भी कमाएगा एपीसी डीके गोयल का बुक बेच के, उसको पर बुक का रॉयल्टी मिलेगा, चाहे वो अर्निंग का 5% हो, 10% हो, पर बुक 10 रुपया हो, जो भी हो, है ना, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। तो हमारा रॉयल्टी का खर्चा कब लग रहा है,
भाई मैं किसी का कोई प्रोडक्शन, सोचो मैं एपीसी का ये बना रहा हूँ, एपीसी क्या करता है, डीके गोयल का बुक बनाता है, लेकिन जितना बुक बना के जो कमाएगा वो, जितना ही बुक बना रहा है, क्योंकि वो प्रोडक्शन का ही तो खर्चा है ना। मैं बिना परमिशन, बिना रॉयल्टी के डील किए, बिना डीके गोयल से डील किए मैं तो ये बना ही नहीं सकता, मैं डीके गोयल का बुक पब्लिश ही नहीं कर सकता। तो ये खरीदने का खर्चा, वो सामान जो मैं खरीद रहा हूँ, उसका बुक जो मैं खरीद रहा हूँ, उसका राइट्स मैं खरीद रहा हूँ, उसका खर्चा ये। तो पर बुक, ठीक है ना, हम लोग को रॉयल्टी देना पड़ता है, ठीक है ना। तो वैसे आप कोई प्रोडक्शन का ले लो, जैसे कि सोचो कोई बहुत सारे कंपनी है जो दूसरे कंपनी के लिए मार्केटिंग करते हैं, ठीक है ना। कोई मोस्टर, मेरे ख्याल से मोस्टर है, उसका मोस्टर कंपनी उसका मार्केटिंग कोका कोला वाला करता है, तो हो सकता है मोस्टर उससे, कोका कोला उससे रॉयल्टी लेता हो या मोस्टर उससे रॉयल्टी लेता हो, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। कोई भी कंपनी जो मार्केटिंग करके देती है, जो कमा रही है, सेल कर रही है, तो वो सेल करके कमा रही है, लेकिन उसको ओरिजिनल जो कंपनी है जिसका नाम वो यूज़ करे, उनको रॉयल्टी देना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, बुक वाला एग्जांपल सबसे अच्छा है। इसके बाद आपका यहाँ पे डॉक चार्जेस आ सकता है, ठीक है ना। डॉक चार्जेस आ सकता है, डॉक मतलब अगर आप, जैसे कस्टम हुआ ना, कस्टम ड्यूटी, वैसे ही डॉक चार्जेस, ड्यूटीज़ वगैरह आ सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, कस्टम ड्यूटीज़। तो ये सारा हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, ये सारा ऐड करके आपको यहाँ लिखना है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आता है बाई सेल्स माइनस रिटर्न। सेल रिटर्न का दूसरा नाम बताओ। सेल रिटर्न का दूसरा नाम भैया रिटर्न वापस आ रहा है, मतलब रिटर्न इन हो रहा है, इनवर्ड, राइट। सेल रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्ड। अच्छा भैया, हमने कहीं कहीं पे बुक में ऐसा देखा है कि ये लोग क्या करते हैं, रिटर्न आउटवर्ड को इधर लिख देते हैं बाई रिटर्न आउटवर्ड, और ये वाला जो सेल रिटर्न है, रिटर्न इनवर्ड को यहाँ लिख देते हैं टू रिटर्न इनवर्ड। क्या वो राइट है? हाँ, वो भी राइट है। बेटर प्रेजेंटेशन कौन सा है? ये वाला है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, सेल माइनस सेल रिटर्न, ताकि आपको एक्चुअल परचेज एक्चुअल सेल पता चले। भैया क्या वो गलत है जो आप बोल रहे हो, यहाँ पे टू सेल रिटर्न लिखना और यहाँ पे बाई परचेज रिटर्न लिखना? गलत नहीं है, आंसर सेम आएगा। प्रेजेंटेशन वाइज ये ज़्यादा अच्छा लगेगा और ये ज़्यादा अच्छा अप्रोप्रिएट दिखेगा। गलत वो नहीं है, गलत एकदम भी नहीं है, वो भी सही है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आता है बाई क्लोजिंग स्टॉक। कोई मुझे बता सकता है कि ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे क्यों आता है? भैया रटाया हुआ फॉर्मेट तो याद है कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज, एक्सपेंस, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, जीपी या ग्रॉस लॉस। क्यों आता है ये सब नहीं पता भैया। देखो इसका रीज़न ये होता है, ये मैचिंग कंसेप्ट की वजह से यहाँ पे आता है। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर मैं याद कराऊँ आपको। देखो अगर आपको ये सब याद नहीं है थ्योरी क्या होता है, जो, क्योंकि जिसने पढ़ा है थ्योरी मेरे से तो उसको तो याद होगा, या किसी को 11 का याद है तो भी अच्छा बात है, नहीं तो आपको थ्योरी क्लास का वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ समझते हैं मैचिंग कंसेप्ट मतलब होता है कि मैचिंग कंसेप्ट बोलता है, अगर ये एक तरीक़े से एक्रूवल बेसिस पे ही है ना, एक्रूवल को ही फॉलो करता है, लेकिन इसका बोलने का टोन थोड़ा सा अलग है। ये बोलता है अगर आपने कोई रेवेन्यू बुक किया है, अगर आपने कोई रेवेन्यू बुक किया है, आपने कोई इनकम बुक किया है इस साल में, तो उसको कमाने में जो भी खर्चा लगा उसको इसी साल बुक करना है आपको। क्या समझ में आया भैया? हमने जितना कमाया उसका पूरा, जितना कमाया उसका खर्चा हम लोग को उसी साल बुक करना है। मतलब इनकम एंड एक्सपेंस शुड बी इक्वल, ऐसा नहीं। अरे इनकम और एक्सपेंस इक्वल होगा तो भाई प्रॉफिट कहाँ से आएगा? देखो सोचो आपके पास पहले से 100 यूनिट था, आपने और 1000 यूनिट ख़रीदा, ठीक है ना, तो आपने डेबिट साइड में खर्चा कितना चार्ज कर दिया? 1100 यूनिट का। लेकिन 800 यूनिट ही सेल हुआ, मे बी 800 यूनिट का सेल बहुत ज़्यादा है, फिर भी आपका प्रॉफिट दिखा देगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ और नहीं करता हूँ, सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे लिखूँगा मैं परचेज़, यहाँ पे लिखूँगा सेल, फिर भी आपका प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि सोचो सेल बहुत ज़्यादा दाम में हुआ है। लेकिन यहाँ पे गलती क्या हो रहा है, मैं सेल बुक कर रहा हूँ 800 यूनिट का, ये यूनिट्स में बात कर रहा हूँ, ये रुपया नहीं है, यूनिट्स है। मैं सेल बुक कर रहा हूँ 800 यूनिट का, तो खर्चा भी कितना का बुक होना चाहिए था? मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर आपने रेवेन्यू बुक किया 800 यूनिट का, तो आपको इनकम, आपको एक्सपेंस भी बुक करना चाहिए उतना ही। रेवेन्यू शुड मैच द एक्सपेंस। जितना यूनिट का आपने इनकम बुक किया है, उतना ही यूनिट का खर्चा चार्ज होना चाहिए। क्योंकि जो यहाँ पे 300 यूनिट जो नहीं बिका, वो तो अगले साल बिकेगा ना, तो अगले साल चार्ज करना उसको खर्चा में। तो बोलता है आपने अगर ज़्यादा खर्चा चार्ज कर रखा है तो उसे हटाओ। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक 300 यूनिट्स। अगले साल ये खर्चा बन के नेक्स्ट ईयर का ट्रेडिंग में आ जाएगा, टू ओपनिंग स्टॉक 300, क्योंकि ये 300 अगले साल बिकेगा। अब देखो क्या हुआ है, सेल हमने बुक किया 800 का, खर्चा हमने बुक किया है 1100 माइनस 300, 800 का नेट। अब आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो एकदम सही आएगा। ये फॉर्मेट में मत बना लेना, ऐसे मैंने समझाने के लिए बोला है। इसके बाद 2 GP आएगा,
या बाई ग्रॉस लॉस आएगा और में, ठीक है ना, दोनों एक साथ नहीं आ सकता, या ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा, ठीक है, पता ही है तो आपको। चलो ठीक है भैया, कभी कभी हमने देखा ना कि ये क्लोजिंग स्टॉक कभी कभी ट्रायल बैलेंस में आता नहीं है ना। आपने कुछ बोला तो था थ्योरी क्लास में ये सब के बारे में कि क्लोजिंग स्टॉक कब आता है कब नहीं आता, लेकिन हमें याद नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं करवाऊँगा इस क्लास में आपको। एक बार मैं चाहता हूँ कि आपको फॉर्मेट कंप्लीट करवा दूँ मैं, ठीक है ना। एक फॉर्मेट कंप्लीट कर लेते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, इसके नीचे मैं बनाऊँगा पीएल। तो या तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पीएल अकाउंट अलग से लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये क्या लिखते हैं इसके साथ में हम लोग, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, है ना, ऐसा कुछ लिखते हैं हम लोग, फॉर द ईयर एंडेड। या फिर दूसरा उपाय आपके पास क्या है, यहाँ यहीं पे आप लोग लिखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको कंटिन्यू कर देना, आपको लाइन वन वापस खींचना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये टोटल करके। अब यहाँ पे जीपी है तो यहाँ पे आ जाएगा बाई क्रॉस प्रॉफिट, वो टन के यहाँ पे आ जाएगा, कंटिन्यू रहेगा ना। वो प्रॉफिट तो छोड़ा थोड़ी हमने, वो प्रॉफिट तो कमाया ही है, और भी क्या खर्चा या नुकसान है वो देखना है आपको। ये फैक्ट्री तक का देख लिया हमने, खर्चा वर्चा, ठीक है ना, सेल वेल वहाँ पे बुक कर लिया। अब हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट पार्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह। तो बाई जीपी, या फिर यहाँ पे आ सकता है टू ग्रॉस लॉस, यहाँ दो में से कुछ एक आएगा। यहाँ पे कौन सा खर्चा चार्ज होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहाँ पे n नंबर ऑफ़ खर्चा हो सकता है ना, कुछ भी खर्चा आप ले लो, चाहे 2 सैलरीज़ ले लो, या फिर मैं सैलरीज n वेजेस भी बोल सकता हूँ, ठीक है ना, आपको पता ही है क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा। अच्छा 2, अच्छा यहाँ पे मैं अगर ये लूँ फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग में आ जाएगा, ठीक है ना। कोल एक्सपेंस ट्रेडिंग में आ जाएगा। फैक्ट्री, अच्छा पावर एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आ जाएगा। खाली इलेक्ट्रिसिटी बोलूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन जैसे मैं वर्ड यूज़ करता हूँ पावर, कोयला पावर, ये सब कहाँ यूज़ होता है, इसे फैक्ट्री में यूज़ होता है। लेकिन जब मैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बात कर रहा हूँ तो ये ट्रेडिंग पीएल में आ जाएगा, है ना, इनडायरेक्ट खर्चा हो जाएगा। जैसे ऑफिस का एक्सपेंस, ऑफिस का टैक्स, ऑफिस का रेंट, ये सारा चीज़ कहाँ आएगा, पीएल में। फिर टेलीफोन, टेलीग्राम, आजकल टेलीग्राम यूज़ नहीं होता, वो आजकल तो वो मोबाइल वाला टेलीग्राम यूज़ होता है, फ्री वाला, ठीक है ना। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, वो सब का खर्चा तो लिख नहीं सकता मैं, ठीक है ना। तो टू इंटरनेट एक्सपेंस लिख सकता हूँ मैं। टेलीफोन एक्सपेंस फिर भी हो जाता है, मोबाइल का रिचार्ज का रिचार्ज, ठीक है ना। टू इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का बात नहीं कर रहा मैं, है ना। लाइफ इंश्योरेंस तो ड्राइंग्स होता है, आपको पता होगा, मालिक का खर्चा, इंश्योरेंस दुकान का, ठीक है ना। फिर यहाँ पे पोस्टेज भी लिख सकते हो आप, पोस्टेज। फिर स्टेशनरी, प्रिंटिंग का खर्चा, और ऑडिट का खर्चा, ऑडिट फीस, अकाउंटिंग चार्जेस, ये सब अलग अलग लिखना होता है। मैं साथ साथ में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि एक साथ दिखे आपको, अलग अलग लिखना होता है, अलग अलग अमाउंट रहेगा, अलग अलग हेडिंग बनेगा सबका, अकाउंटिंग चार्जेस, ऑडिट फीस, ठीक है। और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हमने लिख लिया, लीगल चार्जेस लिख लो यहाँ पे, एडवोकेट वगैरह का कोई हम लोग को काम करवाना पड़ा, कुछ लीगल एक्सपेंस करना पड़ा, तो ये सब है। फिर कोई गाड़ी में छोटा मोटा रिपेयर्स हुआ, अपना बिल्डिंग में छोटा मोटा रिपेयर्स हुआ, ऑफिस से रिलेटेड जो है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बोल लेते हैं, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स बोल लेते हैं, ठीक है ना। गाड़ी वगैरह का डिप्रिशिएशन, मतलब टेंजिबल एसेट का डिप्रिशिएशन एंड इनटेंजिबल एसेट का एमोटाइजेशन, जिसे आप राइट ऑफ भी बोलते हो, ये भी एक खर्चा है। टेंजिबल एसेट डिप्रिशिएट होता है, इनटेंजिबल एसेट एमोटाइज होता है, ठीक है ना। अच्छा फिर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा लगता है, एडवर्टीज़मेंट लगता है। अच्छा भैया गोडाउन का रेंट कहाँ आएगा, गोडाउन का रेंट हो, ऑफिस का रेंट हो, सब यहाँ पे आएगा। सिर्फ फैक्ट्री का जो रेंट है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है ना। और ये सब में आपको ये भी 2 लिखना है। देखो या तो आप 2 डायरेक्ट एक्सपेंस का हेडिंग बना के ये सब अंदर लिख लो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 2 करके भी अलग अलग लिख सकते हो। यहाँ भी मैं वैसे कर सकता था, 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंस और सबको अंदर ऐसे ऐसे दिखा देता, लेकिन बेटर ये है सब में यहाँ पे भी वही करना है, 2 फ्रेट, 2 कस्टम ड्यूटी, 2 डायरेक्ट वेजेस, ये सब, ठीक है ना। अच्छा 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, अगर ये आपको नहीं पता तो ये आपको पता चल जाएगा। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है, भाई कोई डेटर पैसा मारने वाला है ना, आपको डाउट है कि वो पैसा डूबेगा, तो आपने पढ़ा होगा प्रूडेंस का एक कंसेप्ट होता है जिसका दूसरा नाम है कंजर्वेटिज्म।
वो बोलता है अगर आपका फ्यूचर में कोई नुकसान होने वाला है तो उसको आज ही प्रोवाइड करो, आज ही बताओ बिज़नेस को कि फ्यूचर में आपको नुकसान हो सकता है, तो हम लोग फ्यूचर का बैड डेट का प्रोविज़न बना लेते हैं, ठीक है ना। टू बैड डेट, असली में अगर कोई नुकसान हो गया तो वो भी आएगा, टू बैड डेट, ठीक है। टू लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट, लॉस ऑन सेल, ठीक है ना। फिर बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, सब कुछ आएगा, इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस। और यहाँ पे इनकम में क्या आ सकता है, बाय कमीशन, ये रिसीव्ड वाला इनकम वाला बोल रहा हूँ, ये टू में भी आ सकता है कमीशन, ठीक है ना। कमीशन खर्चा में भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कॉमा कमीशन, कुछ भी कहीं भी लिख रहा हूँ मैं एक बार ऐसे ही, ठीक है ना। ये सब अलग अलग नाम है, प्रिंटिंग अलग, स्टेशनरी अलग, सब कुछ हो सकता है। कमीशन खर्चा हो सकता है, कमीशन रिसीव्ड होगा तो इनकम हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा तो इनकम हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड होगा तो खर्चा हो जाएगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा तो इनकम हो जाएगा, इंटरेस्ट पेड होगा तो खर्चा हो जाएगा, ठीक है ना। यही सब चीज़ है। रेंट, रेंट रिसीव्ड है तो इनकम हो जाएगा, रेंट पेड है तो खर्चा हो जाएगा, ठीक है ना। डिस्काउंट रिसीव्ड ये हमने कर लिया, डिस्काउंट अलाउड होगा तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। कैरेज, जैसे कैरेज इनवर्ड, अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ लिखो, कैरेज इनवर्ड, इसे मैं और आइटम ऐड कर रहा हूँ धीरे धीरे, हटा लेना कहीं भी ऐसे कर। कैरेज इनवर्ड मतलब ख़रीदने का खर्चा, और कैरेज आउटवर्ड यहाँ पे आएगा, कैरेज आउटवर्ड। मैं बस ऐसे ही नाम दिखा रहा हूँ, एक कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं बना रहा, कुछ भी रट्टा नहीं मारना कि यही नाम यहाँ पे आएगा। आपको पता चलना चाहिए कि मैं कोई नाम यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ या फिर कोई नाम यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इनकम साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पे आएगा टू नेट प्रॉफिट, यहाँ पे आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है। और अगर खर्चा ज़्यादा है तो आपका आ जाएगा बाई नेट लॉस। और ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या होता है, मालिक के कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है। तो जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा वहाँ पे मैं कैपिटल में इसको ऐड कर दूंगा, प्रॉफिट है तो ऐड कर दूंगा, लॉस है तो माइनस कर दूंगा। तो यही है प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट और ट्रेडिंग का फॉर्मेट, ठीक है। हाँ, अब आपका जो क्वेरी है कि भैया ये जो आप बता रहे थे क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में कभी आता है कभी नहीं आता है, तो इसका क्या लोचा है। देखो इसका लोचा ऐसा है, कभी भी कोई चीज़ ट्रायल बैलेंस में आता है, कभी भी कोई चीज़ ट्रायल बैलेंस में कहाँ से आता है ये बताओ। कोई भी आइटम ट्रायल बैलेंस में कहाँ से आता है पहले ये बताओ। भैया ट्रायल बैलेंस में तो तभी आएगा जब वो लेजर बनेगा उसका, अगर उसका लेजर बनेगा तभी तो वो ट्रायल बैलेंस में आएगा, हाँ कि नहीं। हाँ भैया ट्रायल बैलेंस बनेगा, सॉरी जिसका लेजर बनेगा वही ट्रायल बैलेंस में आएगा, राइट। अगर उसका लेजर बना है तो लेजर का क्लोजिंग बैलेंस अगर उसका है तो ही वो ट्रायल बैलेंस में आ सकता है, नहीं तो वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आ सकता। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ ओपनिंग एंट्री क्या होता है, सबसे पहले ये डिस्कस कर दूँ क्योंकि ये इसका पार्ट है। ओपनिंग एंट्री क्या होता है, दिमाग लगाओ, सोचो। अगर आप सही गेस कर रहे हो तो आप सही ट्रैक में जा रहे हो, नहीं जा रहे हो तो आपको 11 का बुक खोलने का ज़रूरत है ना। आपने 11 में नहीं पढ़ा है मतलब। ओपनिंग एंट्री मतलब क्या होता है, देखो आपने जर्नल एंट्री का जब क्वेश्चंस किया होगा ना, तो वहाँ पे कई बार ऐसा होगा कि आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ है कि कैश इन हैंड इतना है, कैपिटल इतना है, या फिर कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकालने बोल देते हैं कई बार। तो वो बहुत सारा ओपनिंग बैलेंस देते हैं, जैसे कि डेटर्स अकाउंट डेबिट 10,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ये ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 20,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो जो भी मेरे पास ओपनिंग बैलेंस होता है एसेट का मैं सबको डेबिट कर लेता हूँ, ठीक है ना। कैश अकाउंट डेबिट 30,000। एंड सिर्फ लाइबिलिटी में एक मेरे को दिया हुआ है क्रेडिटर 15,000 और कुछ भी नहीं दिया, तो हम लोग क्या करते हैं इसे लिख देते हैं टू कैपिटल, क्योंकि कैपिटल मिसिंग था तो हम लोग को पता चल गया कि इतना कैपिटल। ये जानबूझ के क्वेश्चन वाला ऐसा करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया 95,000। ये जानबूझ के क्वेश्चन वाला ऐसा करता है कि आप कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकालो। ये तो ओपनिंग एंट्री। भैया आप इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हो, हमें ये समझ में नहीं आया। ये तो हमें चलो आता है, चलो अच्छा है आता है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ अगर मैंने डेटर नाम का एक अकाउंट बनाया है तो इसका डेटर नाम का अकाउंट खोला है तो एक लेजर बनेगा डेटर्स का, या फिर जिसका भी नाम होगा ABC राम श्याम जो भी होगा उसके नाम से हम लोग अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग स्टॉक अगर मैंने जर्नल एंट्री यहाँ पे पास किया है तो बताओ ओपनिंग स्टॉक का एंट्री पास होगा कि नहीं होगा। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, सॉरी मैंने गलत बोला, अगर मैंने ओपनिंग स्टॉक बोल के एक अकाउंट यहाँ पे खोला है ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, तो
तो बताओ क्या ओपनिंग स्टॉक का लेजर बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनाना होगा आपको। अगर ओपनिंग स्टॉक मैंने यहाँ पे एंट्री में लिखा है तो बिल्कुल मेरे को लेजर बनाना पड़ेगा सर। अगर मैंने ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखा है तो मुझे इसे लेजर बनाना ही पड़ेगा। ये तो आपने पढ़ा होगा बचपन में मेरा मतलब है क्लास 11 में, है ना। तो अगर आप यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखते हो तो आपको लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर में क्या आ जाएगा? मैं बोल सकता हूँ कि भाई टू क्रेडिटर एंड कैपिटल एक साथ लिख सकता हूँ मैं, 20,000 रुपये का ये ओपनिंग स्टॉक था मेरा, तो इसलिए मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक है ना। या फिर आपकी इच्छा करिए तो आप टू बैलेंस बीडी लिख लो, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है। भैया हमने तो टू बैलेंस बीडी पढ़ा था, चलो ठीक है टू बैलेंस बीडी लिख लो। बताओ ये लेजर क्लोज कैसे होगा? इसे हम भेज देते हैं ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि इसका कहीं क्लोज हो नहीं सकता। ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा? ये तो कहीं ट्रांसफ़र होना नहीं चाहिए अभी। हाँ, बाद में ये ट्रेडिंग वेडिंग में जाएगा, अलग बात है। इसलिए आप जब भी ट्रायल बैलेंस देखोगे ना, आपको ओपनिंग स्टॉक दिखाई देता है। चलो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाता हूँ। बताओ ये ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक आया कहाँ से? ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक आया कहाँ से? भाई ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम आता है कहाँ से आता है? लेजर से आता है। तो ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ से आ जाता है? ये यहाँ से आता है। आपके पास पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक था, मतलब पिछले साल क्लोजिंग था, तो इस साल आपके पास ओपनिंग है। ओपनिंग का आपने ओपनिंग एंट्री पास किया, ओपनिंग एंट्री में ओपनिंग स्टॉक का अकाउंट बना, इसलिए आपको एक लेजर बनाना पड़ा, और ये 20,000 का अमाउंट खड़ा था। समझ में आ रहा है? इसीलिए आपका ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक दिखाई देता है। पता था क्या? कोई बात नहीं पता था तो कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है ना। अब सीख लो, है ना। ये सीखने तो आए हो, जो वहाँ पे रेक्टिफिकेशन हुआ वो यहाँ सीखना है, तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आता है। अच्छा बताओ क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे क्यों नहीं आता? अभी तो ये छोड़ दो, ये तो मैं कभी दिखा है आपने क्लोजिंग स्टॉक? बहुत रेयर केस, मतलब 1% 2% क्वेश्चन में आपने देखा होगा कभी कि ट्रायल बैलेंस में कभी क्लोजिंग स्टॉक दिखाई दे रहता है। नॉर्मली नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि भैया ऐसा है कि जब भी हम लोग सामान खरीदते हैं तो एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, जब भी सामान बेचते हैं तो करते हैं टू सेल्स को क्रेडिट करते हैं। हाँ, एक और चीज़ मैंने बोला था, सेल के अलावा कभी भी गुड्स अगर बाहर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? परचेज को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि भाई सामान आया था तब भी तो मैंने गुड्स बोल के रिकॉर्ड नहीं किया, स्टॉक बोल के रिकॉर्ड नहीं किया ना। इसको कभी छुआइए, साल भर में चेंज होगा ही नहीं। साल भर में यहाँ पे कोई एंट्री आ सकता है क्या? कोई भी एक जर्नल एंट्री बता दो जहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आता है? नहीं आता है, ये चेंज होगा ही नहीं, ये एज इट इज़ पड़ा रहेगा। ये 20,000 को ओपनिंग बैलेंस एज इट इज़ पड़ा रहेगा, और ये ट्रायल बैलेंस में चला जाता है ओपनिंग स्टॉक बोल के, और उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। सेल के अलावा कभी भी गुड्स अगर बाहर जाता है तो आप क्या करोगे? भैया सामान आता है तो हम लोग परचेज़ में रिकॉर्ड करते हैं, तो सामान जाएगा तो भी परचेज़ में रिकॉर्ड होगा। मेरा बोलने का मतलब है, अगर मालिक ड्राइंग्स कर रहा है, मतलब सामान लेके जा रहा है, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, एंट्री क्या होगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, गुड्स गिवन एज चैरिटी, ये सब का एंट्री क्या होता है? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्यों परचेज? क्यों? क्योंकि जब आया था तो परचेज में रिकॉर्ड हुआ था, तो जाएगा तो भी परचेज से हटेगा। परचेज बढ़ा था तो परचेज ही घटाएंगे, ठीक है ना। तो सेल के अलावा, अदर देन सेल, अगर कभी भी गुड्स बाहर जाता है तो हम लोग परचेज को क्रेडिट करते हैं, ये कंसेप्ट है। अच्छा, अब आप बताओ, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको ट्रायल बैलेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेरे को क्लोजिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? हाँ भैया, हमें भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है। बताओ क्लोजिंग स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस जो भी वहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो कब पॉसिबल है? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? या फिर वो कब पॉसिबल है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आए? भैया क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ रहा है मतलब पक्का उसका कोई लेजर बना होगा। लेजर बिना कोई भी चीज़ ट्रायल बैलेंस में आ ही नहीं सकता। अगर किसी चीज़ का मैंने लेजर नहीं बनाया, किसी का अकाउंट नहीं बनाया, तो वो ट्रायल बैलेंस में आ सकता है क्या? कहीं से भी उड़ के आ जाएगा क्या अपने आप? नहीं आ सकता। तो उसका पक्का लेजर बना होगा, उसका पक्का अकाउंट बना होगा, तभी वो आएगा। नहीं तो क्या होता है, हम लोग जो नॉर्मल एंट्री करते हैं और लास्ट में नीचे लिखा हुआ रहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि क्लोजिंग स्टॉक इतना है। और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहता है, मैं फाइनल अकाउंट्स के लिए एक और चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। फाइनल अकाउंट्स में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो भी दिया रहता है उसको हम लोग 2 जगह ट्रीट करते हैं। टीचर ने तो रटवा दिया होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो भी देगा उसको 2 बार, ट्रायल बैलेंस में जो भी देगा उसको 1 बार, है ना। क्लोजिंग स्टॉक नीचे रहता है इसलिए उसको हम लोग 2 बार लिखते हैं। एक बार यहाँ पे लिखते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, और दूसरा बैलेंस शीट में लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक 2 बार।
क्योंकि वो एडजस्टमेंट में है। अगर वो ट्रायल बैलेंस में होता तो एक जगह। तो ये सब रट्टा नहीं मारना है कि ट्रायल बैलेंस में तो एक बार, नीचे है तो 2 बार। ठीक है, याद रखने के लिए अच्छी बात है, कर सकते हो आप याद, लेकिन क्यों ट्रायल बैलेंस के नीचे अगर है या ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो क्यों 2 बार? क्योंकि देखो, कोई भी अकाउंट होता है ना, उसका डुअल इफेक्ट होता है। कोई भी अकाउंट होता है उसका डुअल इफेक्ट होता है ना, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमने पढ़ा है। तो अगर वो आइटम एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, इसका मतलब उसका जर्नल एंट्री पास नहीं हो रखा है। अगर कोई आइटम क्योंकि देखो, अगर मैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखता हूँ, अगर मैंने कैश में कोई माल बेचा है तो ये कैश अकाउंट में भी आएगा और ये सेल अकाउंट में भी आएगा। मैं कैश अकाउंट में तो लिखूंगा ही, प्लस सेल अकाउंट में भी जाके बाई कैश लिखा जाता है, मतलब 2 जगह इफेक्ट आता है। कैश के खुद के अकाउंट में भी आएगा और सेल्स में भी इफेक्ट करेगा वो। तो कोई भी अकाउंट का डुअल इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो अब कोई आइटम अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, इसका मतलब उसका जर्नल एंट्री पास नहीं हो रखा है। समझ में आ रहा है? कोई भी आइटम अगर एडजस्टमेंट में दिया रहता है ना नीचे, उसका मतलब उसका जर्नल एंट्री पास नहीं हो रखा है। जर्नल एंट्री पास नहीं हो रखा मतलब आपको जर्नल एंट्री पास करना है। अब आपको जर्नल एंट्री तो नहीं मांग रहे हैं ना, जब आप फाइनल अकाउंट बना रहे हैं आपको जर्नल एंट्री पास करने नहीं बोल रहे, सिर्फ बोल रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ जाना चाहिए इसको देख लो। इसलिए टीचर बोल देते कि जो एडजस्टमेंट में उसको 2 बार दिखा दो, कि उसका डुअल इफेक्ट था। हम लोग सीधा उसका 2 इफेक्ट दिखा देते कि एक बार यहाँ जाएगा, एक बार वहाँ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया हुआ रहता तो हम लोग बोलते देखो एक बार ये परचेज से घटना चाहिए, क्योंकि भाई सोचो अब क्या हुआ है। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मेरे पास मैंने 1000 यूनिट्स ख़रीदा था, ठीक है, तो मैंने लिख दिया टू परचेज, ठीक है। मैंने इसमें से 600 यूनिट बेच दिया तो ये चला गया बाई सेल्स। मैंने कोई गुड्स बाय फायर वो सब हुआ, चलो ठीक, वो सब तो देख लेंगे। अब मेरे पास 400 यूनिट बचा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ये बताओ ये जुड़ा हुआ कहाँ पे है? भैया नहीं समझ में आया। देखो, मैंने 1000 यूनिट्स ख़रीदा, मेरा 600 यूनिट सेल हो गया। अब बताओ यहाँ पे तो डेबिट क्रेडिट हो गया, परचेज़ को मैंने डेबिट कर दिया, सेल्स को मैंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना। परचेज़ अकाउंट कैंसिल हो गया क्योंकि परचेज़ अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, मैंने उसे क्या कर दिया एंट्री। इसका जर्नल एंट्री कोई मुझे बता सकता है? इसका कोई जर्नल एंट्री मुझे बता सकता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज़। देखो, परचेज़ का एक डेबिट बैलेंस खड़ा था ना 1000 रुपये का, ये एक बार मैं रुपया बोल रहा हूँ। परचेज़ का एक डेबिट बैलेंस खड़ा था ना कुछ भी रुपया का, तो उसे हमने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज़ ये लिख के हमने परचेज़ अकाउंट को कैंसिल कर दिया। और आपको पता है नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट कैरिड, दे आर कैंसल्ड, दे आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एनपीएल। ये नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा का अकाउंट है, तो खर्चा का अकाउंट कभी भी रहता नहीं है, दे आर ऑलवेज कैंसल्ड, दे आर ऑलवेज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एनपीएल, ठीक है ना। तो परचेज अकाउंट को आपको बंद करना था, आपने ट्रेडिंग में भेज के बंद कर दिया। सेल अकाउंट को आपको बंद करना था, आपने ट्रेडिंग में भेज के बंद कर दिया। लेकिन बताओ ये जो 400 यूनिट है ये कहाँ पे जुड़ा हुआ है? ये परचेज़ में जुड़ा हुआ है। लेकिन आपने मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलते हैं कि अगर आपने 600 यूनिट का इनकम बुक किया है तो आपको खर्चा भी 600 यूनिट का करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, बाई क्लोजिंग स्टॉक। एक तो ये, दूसरा बताओ ये जो स्टॉक आपके पास पड़ा है वो आपके लिए एसेट है कि नहीं है? तो ये आप भेज देते हो एसेट अकाउंट में भी, एसेट अकाउंट नहीं सॉरी, एसेट जो बैलेंस शीट बनाते हो आप, लाइबिलिटीज़ एंड एसेट, वहाँ पे भी आप क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हो। तो ये 2 जगह क्यों दिखाते हो? क्योंकि इसका कोई जर्नल एंट्री पास नहीं हुआ है। अच्छा भैया आप ये बार बार जो बोल रहे हो जर्नल एंट्री नहीं हुआ है, जर्नल एंट्री नहीं हुआ है, क्या इसका कोई जर्नल एंट्री हो सकता है क्या? सोचो एडजस्टमेंट में दिया है कि डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज, तो हमें पता है कि क्या क्या होना चाहिए। इसका एंट्री होना चाहिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। तो हम लोग ये एंट्री पास नहीं करके सीधा क्या करते हैं, खर्चा में डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं एक जगह, दूसरी जगह बिल्डिंग से माइनस कर देते हैं। अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, ये चीज़ देखो बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर आपका कोई आइटम ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ये ना आपका यहाँ भी काम आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, एनपीओ में भी काम आएगा। कोई आइटम ऑलरेडी अगर आपके ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसका मतलब वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, उसका जर्नल एंट्री ऑलरेडी पास हो चुका है, वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। कोई आइटम अगर आपको एडजस्टमेंट में दिखा रहा है मतलब उसका एडजस्टमेंट होना बाकी है, उसका जर्नल एंट्री पास हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं जर्नल एंट्री क्या पास करूँगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। ये करना चाहिए था आपको, जो आपने नहीं किया है, तभी तो एडजस्टमेंट में बता रहा है वो। तो इसका इफेक्ट कहाँ आना चाहिए? एक तो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, तो हम लोग सीधा क्या करते हैं, हम लोग डेप्रिसिएशन को दिखा देते हैं पीएल में, टू डेप्रिसिएशन, और एक जगह बिल्डिंग से माइनस कर देते हैं। 2 इफेक्ट आ गया, बात ख़त्म। अगर हम लोग एंट्री कर भी लेते ना
तो भी यही इफेक्ट आता। अब आप भैया बताओ, डिप्रिशिएशन का एंट्री हम लोग कर लेंगे, इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ था उसका एंट्री कर लेंगे, बैड डेट हुआ था उसका एंट्री कर लेंगे। बैड डेट होने से एंट्री क्या होता है? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो हम लोग सीधा क्या करते हैं, बैड डेट को खर्चा में दिखाते हैं और डेटर से माइनस कर देते हैं। वैसे प्रोविज़न को यहाँ पे चार्ज करते हैं और वहाँ पे एक प्रोविज़न का एंट्री क्या होता है, क्या होता है बताओ? प्रोविज़न अकाउंट डेबिट टू, नहीं सॉरी, प्रोविज़न का एंट्री क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन। ठीक है ना? एक तरीक़ा से ना ये आपको मैं बोल सकता हूँ, देखो प्रोविज़न का एंट्री के लिए ऐसा है ना कि प्रोविज़न का एंट्री के लिए लोगों का अलग अलग राय है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। ठीक है, नॉर्मली प्रोविज़न का एंट्री क्या होता है, सीधा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस टू पीएल बोलते हैं, है ना? प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविज़न बोलते हैं, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न। तो एक हम लोग क्या करते हैं, उसे खर्चा में दिखा देते हैं, एंड दूसरा एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। लाइबिलिटी मतलब हम लोग लाइबिलिटी साइड में नहीं दिखाते, डेटर से माइनस करके दिखाते हैं। एज अ प्रोविज़न वो चलता रहता है, एज अ लाइबिलिटी टाइप का प्रोविज़न एक चलता रहता है वो। ठीक है ना? अब क्या हो रहा है, जब बात आएगा क्लोजिंग स्टॉक का, तो आप लोग बार बार मुझे यही पूछना कोशिश करोगे, भैया क्लोजिंग स्टॉक का कोई एंट्री हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये जो 400 यूनिट ये जो पड़ा है हम लोग के बिज़नेस में, वो क्या है तो क्लोजिंग स्टॉक। साल भर आपने क्या नाम से परचेज़ किया? परचेज अकाउंट के नाम से। जब भी गुड्स आया आपने परचेज अकाउंट में रखा, जब भी सेल हुआ सेल अकाउंट से किया, जब भी कोई गुड्स आपका बाहर जाते रहा आपने चैरिटी वगैरह जो भी आपने परचेज अकाउंट से घटाते रहे आप। लेकिन जब ईयर एंड हुआ ना, तो आप एक एंट्री पास कर सकते हो। भैया क्या एंट्री पास कर सकते हैं? यू कैन डू दिस, लेकिन हम लोग ये करते नहीं है। ये सिर्फ तभी करना है जब बुक वाला बोले। ठीक है ना? कभी आपको ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे तो क्यों दिखाई देता है वो मैं रीज़न आपको समझा रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि यार हमारे पास 1000 यूनिट का परचेज़ था, 600 यूनिट बिक गया, 400 यूनिट मेरे पास है, तो क्यों मैं इसे परचेज़ में रखूँ? क्यों ना मैं इसे हटा दूँ और क्लोजिंग स्टॉक में भेज दूँ? बताओ सही है या नहीं? हाँ कर सकते थे। तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा और परचेज़ से घटेगा। परचेज़ को हम लोग हटा रहे हैं ना, ट्रांसफ़र करें। परचेज़ में जितना 400 यूनिट बचा हुआ है अभी, उसको मैं ट्रांसफ़र करके भेज देना चाहता हूँ क्लोजिंग स्टॉक में। तो मैं एक एंट्री पास कर रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज़। ये एंट्री मैंने पास कर दिया 400 यूनिट्स का। अब बताओ जब मैं क्लोजिंग स्टॉक का लेजर बनाऊंगा तो क्या दिखेगा उसमें? टू परचेज़ 400 यूनिट्स। और इसे में ये तो मेरे लिए एसेट है एक तरीका का, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बाई बैलेंस CD 400 यूनिट, जो भी अमाउंट रहेगा। ठीक है ना? परचेज़ अकाउंट कैसे बनेगा? भैया परचेज़ अकाउंट जब हमने ख़रीदा था तो 1000 यूनिट ख़रीदा था, एज इट इज़ रह जाता तो हम लोग परचेज़ अकाउंट को पूरा दिखाते हैं। हर बार हम लोग क्या करते हैं, पूरा परचेज़ दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? टू परचेज़ 1000 यूनिट्स। लेकिन अगर आपने ये एंट्री पास किया है, क्योंकि ये भी एक तरीका है, ये आप कर सकते हो, लेकिन मैं वही बस समझा रहा हूँ कि कब होता है। जनरली हम लोग नहीं करते ये एंट्री। अगर कोई ये एंट्री करता है तो कर सकता है। एंट्री क्या हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज़। तो क्लोजिंग स्टॉक का लेजर ऐसा बन गया, टू परचेज़ में 400 बाई बैलेंस CD 400। अब बताओ ये बैलेंस CD कहाँ जाएगा? ये ट्रायल बैलेंस में जाएगा। तो आ गया ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक। अब बताओ ये कितने जगह जाना चाहिए? एक ही जगह जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जर्नल एंट्री पास होके अकाउंट होके आया है, तो ये एक ही जगह आएगा। और एक ही जगह कहाँ आएगा? ये एसेट है तो ये सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा, ये ट्रेडिंग में नहीं आएगा सर, ये ट्रेडिंग में नहीं आएगा। ये जो मैं ट्रेडिंग बनाता हूँ ना, यहाँ पे मैं बाई क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखूँगा। तो भैया फिर आपका प्रॉफिट कैसे मैच होगा? हाउ योर प्रॉफिट विल मैच? मैं करवाऊँगा प्रॉफिट मैच, टेंशन मत लो, करवाऊँगा। अब परचेज़ अकाउंट में देखो क्या होगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ये 1000 यूनिट का जो परचेज़ किया वो दिखाते थे अभी तक, ये रहा देखो टू परचेज़ 1000 यूनिट। लेकिन अब क्या होगा, इसका भी एक एंट्री आपको जर्नल में ले जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक। ये एंट्री का पोस्टिंग कर रहा हूँ मैं 400। तो बताओ परचेज़ कितना बचा? परचेज़ को तो हम लोग क्लोज़ करते नहीं है, ट्रांसफ़र करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना? परचेज़ अकाउंट कभी भी वैसे क्लोज़ नहीं होता है, या फिर हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको। यहाँ 1000 यहाँ 400, तो बचा कितना? 600। तो ट्रायल बैलेंस में परचेज़ कितना जाएगा? 600 जाएगा, 1000 नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैं परचेज़ कितना दिखा पाऊँगा? टू परचेज़ दिखा पाऊँगा 600, एंड बाई सेल 600। ये यूनिट्स की बात कर रहा हूँ मैं। इनकम भी 600 यूनिट का, खर्चा भी 600 यूनिट का। यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सीधा एसेट साइड में जाएगा।
और इस टाइप का परचेज़ को क्या बोलते हैं पता है? इस परचेज़ को हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड परचेज़। इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड परचेज़। अगर ऐसा एंट्री पास हो रखा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास जितना भी स्टॉक था आपने उसे क्लोजिंग स्टॉक में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो अब जो परचेज़ आपका नेट परचेज़ बचता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड परचेज़। एंड इस केस में अब क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस में आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये एकदम आपके लिए ईजी बन गया क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 1 देखो, परचेज एंड सेल 10 लाख 12 लाख, ठीक है। डेटर्स क्रेडिटर ये कहाँ जाएगा बताओ? ये एसेट साइड या लाइबिलिटी साइड? कोई दिक्कत नहीं। ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख दिया हुआ है। बताओ क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने एक जर्नल एंट्री पास कर रखा है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये एंट्री पास हुए बिना क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ ही नहीं सकता। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आया, इसका मतलब इसका लेजर बना है। लेजर बना है मतलब उसका जर्नल एंट्री हुआ है। क्या जर्नल एंट्री हो सकता है? क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आएगा? स्टॉक कहाँ पे जुड़ा हुआ है? परचेज में, तो परचेज से निकल के आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज। एक एसेट बढ़ा, दूसरा खर्चा घटा। एसेट बढ़ा तो डेबिट, खर्चा घटा तो क्रेडिट, ठीक है ना। मैं रूल बता रहा हूँ क्यों डेबिट क्रेडिट किया गया किसी को, ठीक है। अच्छा, अदर एक्सपेंस में कोई दिक्कत नहीं है, ये पीएल में चला जाएगा, ये इनकम में चला जाएगा। फिक्स एसेट एंड लॉन्ग टर्म, ये एसेट साइड चला जाएगा, ये लाइबिलिटी साइड चला जाएगा। कैपिटल आपको पता है चला जाएगा। ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर दिया हुआ है 3 लाख का, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट देखो, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आपको निकालना है COGS। ये भी एक टर्म है जो आपको मेरे को सिखाना है, ऐसे आपने सीखा हुआ होगा। और दूसरा निकालना है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, आपने कितना पैसा दिया है क्रेडिटर को। ये सब आपके नए बुक में छप गया होगा, ठीक है ना। ये मैंने क्वेश्चन देख के बोला था उनको कि इसका क्वेश्चन ये होना चाहिए, है ना। बैक कैलकुलेशन करके मैंने बोला था कि भाई आपने सॉल्यूशन ये बनाया, मतलब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो शायद उन्होंने नया बुक में प्रिंट कर दिया होगा कि COGS और अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। एक बार मैं चेक करता हूँ, रुको, शायद मेरे पास है नया बुक आज। ये रहा, आपके बुक में यही होगा। क्रेडिटर बैलेंस 3 लाख है। वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। चलो, ये भी इन्होंने करेक्ट कर दिया, धन्यवाद ICAI, ठीक है ना। देखो, अब COGS मैं आपको समझाता हूँ। COGS क्या होता है, ये सब आपने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है ना, फिर भी रिपीटेटिव है ये सब। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या हो रहा है। एडजस्टेड परचेज क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। मैं अभी कराऊंगा ये क्वेश्चन नंबर 1, है ना, इसी से तो स्टार्ट किया है मैंने। देखो COGS होता क्या है? देखो COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। भैया फुल फॉर्म तो हमें भी पता था, क्या बोल रहे हो आप? हाँ मुझे पता है, आपको फुल फॉर्म पता होगा। COGS का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब जो गुड सेल हुआ है ना, गुड सोल्ड, जितना गुड सेल हुआ है उसका कॉस्ट, ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? देखो, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। यहाँ पे आता है ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे आता है परचेज़, यहाँ पे आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पे आता है ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। मैं मान रहा हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट है, चलो एक बार, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है बाई सेल्स, यहाँ पे आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो दो तरीका, देखो यहाँ मैं सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट ले रहा हूँ, नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, वो PL अकाउंट को एक बार छोड़ रहा हूँ मैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब जो आपने सामान बेचा है ना, यहाँ पे उसका कॉस्ट कितना था। तो सिंपल सा बात है, अगर मेरे पास सब चीज़ है तो मैं क्या करूँगा, भाई इतना मैंने माल बेचा है और इस पर मैंने इतना प्रॉफिट कमाया है। सेल्स में से अगर मैं प्रॉफिट हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इतना सेल किया, इस पर जितना प्रॉफिट किया उसे हटा दो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा, सीधी सी बात है। अच्छा भैया, अगर मेरे पास ये सब नहीं है, सोचो मेरे पास ये दो डिटेल नहीं है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? दूसरा तरीका अपना लो ना, इस तरीका से ले लो, ये रहा। अगर आपको सेल माइनस GPC नहीं निकल रहा है तो कॉस्ट किस तरीके से निकाल लो। रेवेन्यू मॉडल समझ में नहीं आ रहा है तो कॉस्ट मॉडल देख लो। या तो मैंने क्या किया, पूरा सेल से प्रॉफिट हटा दिया, ऐसे नहीं निकल रहा है तो सारा खर्चा जोड़ लो। क्या खर्चा जोड़ेगा? और ओपनिंग स्टॉक एक तरीका खर्चा है, मतलब मैंने डेबिट साइड किया ना। ओपनिंग स्टॉक खर्चा क्यों है? क्योंकि वो इस साल बिकेगा, तो मैचिंग कंसेप्ट बोलता है अगर इस साल आपने वो बेचा है तो उसका खर्चा इस साल चार्ज करो, मैचिंग कंसेप्ट है ना। क्लोजिंग स्टॉक हटाने का भी तो यही रीज़न होता है। अच्छा, प्लस परचेज, ये भी खर्चा है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी खर्चा है। अब आप बोलोगे भैया ज़रूरी थोड़ी है जो माल ओपनिंग में था और परचेज में था वो बिक गया, तो हाँ ठीक है, मुझे पता है वो ज़रूरी नहीं है बिक गया, तो मैं हटा रहा हूँ ना। लो, क्लोजिंग स्टॉक हटा दिया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस खर्चा,
ठीक है ना। ये कौन सा खर्चा होगा? अक्रूवल बेसिस ऐसे भी हम लोग फॉलो करते हैं, जो इस साल का खर्चा है वही चार्ज करते हैं खाली, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, हो सकता है मेरे पास 100 यूनिट का ओपनिंग था, 1000 यूनिट का परचेज था। अब बोलेगो भैया यहाँ तो आपने खर्चा चार्ज कर दिया 1100 यूनिट का, लेकिन सेल तो हुआ खाली 600 यूनिट या 500 यूनिट या 1000 यूनिट, 100 यूनिट का ज़्यादा है, तो हटा दो ना, जितना स्टॉक बचा है उसको हटा दो, जो नहीं बिका है। तो मैंने उसको हटा दिया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो या तो आप सेल माइनस प्रॉफिट कर लो, या आप सारा खर्चा को जोड़ लो और जो सामान नहीं बिका है उसको हटा दो, कॉस्ट को, उतना खर्चा को हटा दो। तो दो फॉर्मूला है, या तो सेल्स माइनस जीपी या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमें सबसे पहले बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट COGS, ठीक है ना। देखो, अगर आपको मैं ट्रेडिंग बना के दिखाने की कोशिश करूँ ना, ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, कितना का? 2 लाख का। अब बताओ मेरे पास जो परचेज़ दिया हुआ कौन सा परचेज़ है, विच परचेज़? भैया ये जो परचेज़ आपके पास है ना, ये एडजस्टेड परचेज़ है। भाई क्यों एडजस्टेड है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है, इसका मतलब ये एडजस्टेड परचेज़ है सर, एडजस्टेड परचेज़ है। सेल्स दिया हुआ है क्या? बाई सेल्स 12 लाख। अच्छा, बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्या भैया क्या कर रहे हो आप? क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे कैसे आएगा? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है, मतलब वो सिर्फ एक जगह आएगा, वो है बैलेंस शीट। यहाँ पे क्यों आएगा? वो ऑलरेडी परचेस से एडजस्ट हो चुका है, परचेस से आपने ऑलरेडी वो अमाउंट को घटा दिया है, यही तो क्रक्स है यहाँ का, ठीक है। कोई खर्चा यहाँ पे डायरेक्ट है नहीं, तो नो जीपी, नो प्रॉफिट, नो लॉस। अच्छा भैया, अगर हम इसको पुराने तरीका में करने चाहे तो पुराना तरीका सिखाओ भैया। चलो पुराना तरीका दिखाता हूँ, जो नॉर्मली बनता है। 99% क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो मैं अभी कराने जा रहा हूँ, ये रहा। 1% क्वेश्चन आपको ऐसा मिल सकता है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ रहेगा ट्रायल बैलेंस में, एंड 99% क्वेश्चन आपको मिलेगा जहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में रहेगा। तो वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट कैसा बनता? टू ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपया, टू परचेज। अब ध्यान दो, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आपको दिखाई दे रहा है, फिर भी आपको पुराने वाले मेथड से बनाना है, तो मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करूँगा एक्चुअल परचेज़ कितना हुआ था। भैया एक्चुअल परचेज़ ना, आपने एक एंट्री पास किया हुआ है भैया, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज़, मतलब आपने परचेज़ को घटा के क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा रखा है, तभी तो वो ट्रेडिंग में आया। आप वापस परचेज़ को बढ़ा दो, क्लोजिंग स्टॉक हटा दो। अगर मैं वापस पुराने वाले सिनारियो में आना चाहता हूँ, भैया क्यों आना चाहते हो? बस सिखाने के लिए आपको, ठीक है ना। अगर मैं पुराने वाले सिनारियो पे आना चाहता हूँ तो क्या करूँगा? जो एंट्री मैंने पास किया है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज, वो हटा दूंगा। क्लोजिंग स्टॉक को एंट्री डिलीट करूँगा मैं, तो क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक वापस से हट जाएगा और परचेज इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एक्चुअल परचेज हो जाएगा मेरा 10 लाख प्लस 2 लाख, ये हो जाएगा 12 लाख। बाई सेल्स 12 लाख। अब क्योंकि मैंने क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री डिलीट कर दिया, अब क्लोजिंग स्टॉक कहाँ चला गया? नाउ क्लोजिंग स्टॉक इज़ नॉट इन ट्रायल बैलेंस, क्योंकि मैंने वो एंट्री डिलीट कर दिया। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है? नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक बोल के तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आपके पास तो स्टॉक है, तो उसका एक दो जगह इफेक्ट आएगा। एक आपका आएगा यहाँ पे, एक आपका इफेक्ट आएगा यहाँ पे, और एक इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में। दो जगह आएगा, क्योंकि आपने एंट्री पास नहीं किया तो उसका इफेक्ट दो जगह आएगा, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी एंट्री होना, कोई भी होता है, उसका दो जगह इफेक्ट आता है। एंट्री पास कर लोगे, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे? उसके एंट्री पास होकर आपने सब कुछ कर लिया, ट्रायल बैलेंस बना लिया, अब वो सिर्फ एक एक जगह पोस्ट हो जाएगा जहाँ जहाँ उसका जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने एंट्री पास नहीं किया तो आपको एक बार में दिखाना पड़ेगा कि वो दो जगह उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे है, ठीक है ना। देखो ये भी बराबर आ रहा है। ये दोनों तरीका मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं COGS निकालने की कोशिश करता हूँ। COGS कैसे निकल सकता है? मेरे पास यहाँ पे कोई ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, तो COGS या तो मैं निकाल सकता हूँ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज़, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, कोई क्लोजिंग स्टॉक है नहीं। या फिर मैं ये ले सकता हूँ सेल्स माइनस जीपी, सेल्स 12 लाख है, जीपी कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो ये इन्होंने बुक में क्या किया है? 2 लाख प्लस 10 लाख, ठीक है, 12 लाख। या फिर और
ऐसे भी कर सकते हैं, 2 लाख प्लस एक्चुअल परचेज़ कितना है 12 लाख। अगर एक्चुअल परचेज़ लोगे तो क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस 2 लाख। आंसर यहाँ पे भी 12 लाख आएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज़ माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये हो गया COGS का। दूसरा ये लोग पूछ रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर का अमाउंट पूछ रहे हैं। अच्छा सॉरी, मैंने कुछ गलती किया क्या? एक मिनट रुकना। हाँ सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख का था। सॉरी एक करेक्शन कर लो प्लीज़, एक छोटा सा करेक्शन। ये 3 लाख का परचेज़ का एंट्री मैं कैंसिल करूँगा, तो ये परचेज़ बन जाएगा 13 लाख, क्लोजिंग स्टॉक भी बन जाएगा 3 लाख। यहाँ पे हो जाएगा 2 लाख प्लस 13 लाख माइनस 3 लाख, ये 12 लाख ही आएगा। ठीक है, बस इतना सा करेक्शन प्लीज़ कर लेना, ये मैंने गलती से 2 लाख ले लिया था क्लोजिंग स्टॉक को भी। ठीक है, अब ये लोग बोल रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। अब भाई मैंने क्रेडिटर से कितना का सामान खरीदा मुझे पता ही नहीं है, तो एक आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा कि आपने जितना भी सामान खरीदा सब क्रेडिटर से खरीदा है, उधार में खरीदा है। ठीक है ना, ये सब आप जब सिंगल एंट्री वाला चैप्टर करोगे ना तब समझ में आएगा कि हम लोग सब कुछ उधार में क्यों मानते हैं। ठीक है ना, सिंगल एंट्री वाला चैप्टर आपने 11 में कर रखा है। ठीक है, और जब हम इंटर में करेंगे तो और उसको डिटेल में देखेंगे। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है या फिर क्लोजिंग बैलेंस जो भी यहाँ पे दिया हुआ है। भैया ओपनिंग दिया हुआ है 3 लाख का, तो मैं लिखूँगा बाई बैलेंस BD 3 लाख। ठीक है, अच्छा इसका और क्या दिया हुआ है भैया? क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 4 लाख का, तो ठीक है क्लोजिंग बैलेंस लिख देता हूँ। समझ में आ रहा है ना क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ मैं? अब इतना तो आप लोग मैच्योर हो गए होगे कि ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में क्यों आया, क्योंकि लाइबिलिटी है डेटर, क्रेडिट साइड में ओपनिंग आता है, क्लोजिंग भी लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा तभी तो बैलेंस यहाँ पे आएगा। मैं बैलेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा ठीक है भैया। अच्छा इसके बाद और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। अब बताओ मैं परचेज़ जो लिखूँगा, परचेज़ का एंट्री क्या होता है? परचेज़ अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये मैं लिखूँगा यहाँ पे बाई परचेज़। बताओ परचेज़ कितना लिखना पड़ेगा? यहाँ पे 99% स्टूडेंट गलती करते हैं और लिख के आ जाते हैं 10 लाख रुपया, क्योंकि ये तो मैंने चलो ऐसे ही बनवा दिया, आपसे सिखाने के लिए आपको बना दिया। एग्ज़ाम में तो आप ये नहीं बनाओगे, एग्ज़ाम में तो जो बुक में दिया आप वही बनाओगे। तो आपको क्वेश्चन में देख के क्या दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन में देखने से क्या पता चल रहा है परचेज़ कितना है? 10 लाख का। लेकिन ये 10 लाख जो दिया हुआ है ना, ये जो 10 लाख दिया ये नॉर्मल परचेज़ नहीं है, ये क्या है? इट इज़ एडजस्टेड परचेज़। इसमें ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो रखा है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ रखा है। इसका मतलब क्या है? आपने ये एंट्री ऑलरेडी पास कर रखा है, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज़। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आने का मतलब आपने ऑलरेडी एक एंट्री पास कर रखा है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज़, मतलब ये परचेज़ आपने घटा रखा है। तो आपको एक्चुअल परचेज़ निकाल के क्रेडिटर अकाउंट में डालना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई 10 लाख यहाँ पे लिख देता है तो गलत हो जाएगा, उसको ये एक्चुअल परचेज़ निकालना ही होगा। देखो इन्होंने भी क्या किया है, परचेज़ मेड ड्यूरिंग द ईयर कैसे निकलेगा? परचेज़ एज पर ट्रायल बैलेंस, ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड। क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्ट हो रखा है, आपने एंट्री ऑलरेडी पास कर रखा है क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेज़, जबकि वो आपका एडजस्टेड परचेज़ है 10 लाख। मतलब व्हेन क्लोजिंग स्टॉक will be given in trial balance, it means that the purchase account appearing in trial balance is adjusted purchase। ठीक है ना? now closing stock will not be shown in trading account and it will be disclosed as current asset only। इसको करंट एसेट में सिर्फ दिखाएंगे। लेकिन अगर नॉर्मली क्या होता है वो तो सबको पता है, नॉर्मली क्या होना चाहिए वो तो हम लोग को पता है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है। एक तो ट्रेडिंग में बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, एक एसेट साइड में दिखाते हैं। लेकिन बोलता है अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है उसका मतलब एक ही जगह आएगा, वो है बैलेंस शीट। एंड ऑल्सो इफ वी वांट टू नो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ परचेज
इन सच केसेस या फिर इन दिस केस, ये जो भी लिख लो, वी नीड टू ऐड बैक द एडजस्टेड क्लोजिंग स्टॉक। आप ऐड बैक करोगे तभी आपको एक्चुअल परचेस पता चलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पे 10 लाख नहीं आएगा, यहाँ पे 10 लाख में 3 लाख ऐड होके आएगा। ये 13 लाख जो मैंने एक्चुअल परचेज यहाँ पे निकाल के दिखाया आपको, जो हम लोग नॉर्मली हर क्वेश्चन में करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, टू बैंक, कितना पैसा हमने क्रेडिटर को दिया। क्रेडिटर 3 लाख रुपये पाता था, हमने उससे और 13 लाख का माल खरीदा। सिंपल भाषा में समझो, क्रेडिटर हमसे 3 लाख रुपये पाता था, हमने उससे और 13 लाख का माल खरीदा। देखो यहाँ पे अगर स्टूडेंट 10 लाख ले लेगा तो उसका पूरा आंसर ऐसे ही रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। हमने उससे 13 लाख का माल खरीदा, आपको यही पता चल गया तो फिर हो ही गया, फिर कुछ क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। तो आपसे क्रेडिटर टोटल कितना पाता है, 16 लाख, लेकिन क्लोजिंग में बोल रहा है मैं 12 लाख ही पाता हूँ, तो पक्का आपने उसे 12 लाख रुपया पेमेंट दे दिया होगा, क्योंकि क्लोजिंग में वो बोला है मैं सिर्फ आपसे 4 लाख ही पाता हूँ, तो पक्का हमने उसे 12 लाख का पेमेंट दिया होगा। बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा ये, ठीक है ना। ये 16 लाख टोटल है। तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट 2 चीज़ था, एक तो COGS, तो मैंने 2 तरीका दिखा दिया आपको COGS निकालने का। यहाँ पे कोई ग्रॉस प्रॉफिट था नहीं, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला नहीं लगाया, सेल्स माइनस GP। दूसरा आपको पूछा गया था कि कितना क्रेडिटर को पेमेंट हुआ है, तो वो ऐसे निकलेगा अकाउंट बना के। हाँ, आप एडलेस करके निकाल सकते हो। बहुत जन क्या करते हैं ना, वो देखो एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जब आप NPO चैप्टर पढ़ते हो ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में डिस्कस अपने करेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो होता है ना, सब्सक्रिप्शन निकालने बोलते हैं ना, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी चार्ज टू PL, उसमें स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, ऐड लेस करते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग एट एंड, लेस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग एट ऐड एडवांस एट बिगिनिंग, माइनस एडवांस एट एंड। क्या बोला मैंने, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने राइट बोला है, ऐसा नहीं है कि रॉन्ग बोला। ऑब्वियसली मुझे पता है क्या होना चाहिए ऐड लेस, ठीक है ना, मैंने राइट बोला है, लेकिन स्टूडेंट लोग ये करते हैं, पता नहीं क्यों। मतलब जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं क्लास 12 को, वो ऐड-लेस क्यों करवा रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। हाँ ठीक है, आप मुझे अभी भी पूछोगे भैया ऐड क्यों होता है, लेस क्यों होता है, मैं आपको NPO चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको कि NPO चैप्टर में कोई भी चीज़ ऐड क्यों हो रहा है, ऐड आउटस्टैंडिंग एट एंड क्यों हो रहा है वो मैं बताऊँगा आपको, लेस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग क्यों हो रहा है मैं बताऊँगा आपको, एक एक लॉजिक के साथ बताऊँगा क्यों ऐड क्यों लेस। लेकिन इसका बेस्ट मेथड है अगर आप उसको लेजर बना के करो, तो अब इसका लेजर बना के करो ना, मैं बोलता हूँ आपको कभी आप गलती नहीं करोगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। मेरे स्टूडेंट को कहीं भी NPO में दिक्कत आता हो या नहीं आता हो, सब्सक्रिप्शन में किसी को दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि वो अकाउंट बना के सीखते हैं। सब्सक्रिप्शन का बेस्ट मेथड है अकाउंट बना के करना। अगर आप उसे प्लस माइनस करके करा रहे हो तो आप बहुत गलत करा रहे हो। हाँ ठीक है, अगर आप लॉजिकली सिखा रहे हो स्टूडेंट को बहुत अच्छा बात है, लेकिन प्लीज़ उसे ईजी मेथड भी सिखा दो। हाँ, और एडलेस जो कराते हैं वो रटाते हैं, ठीक है ना, ये भी नहीं कि वो समझा रहे हैं उसे, मतलब दो वहाँ पे हो रहा है। एक तो सब इजी मेथड नहीं सिखा रहे हैं, ठीक है ना, एक तो इजी मेथड नहीं सिखा रहे कि भाई अगर तुम अकाउंट बना के करोगे तो ज़्यादा इजी होगा, एक तो वो गलती है। दूसरा चीज़ जो ऐडलेस कराते हैं वो भी अगर बच्चे को अच्छे से लॉजिक दे के समझाया जाए ना कि कोई चीज़ ऐड क्यों हो रहा है, कोई चीज़ माइनस क्यों हो रहा है, तो उसे याद रहेगा। मतलब उसे रटाने पे फोकस है कि ऐड आउटस्टैंडिंग एट एंड, लेस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ऐड एडवांस एट बिगिनिंग, लेस एडवांस एट एंड। तो ये क्या मतलब हुआ, ठीक है ना। तो बोथ वे क्वेश्चन आ सकता है ना। अभी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है तो आप ये ऐसा कर लोगे, जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, ठीक उल्टा करना पड़ता है। तो बच्चों को बोल दिया जाता है कि जैसे ही ना तुम लोग देखना, ध्यान देना, इनकम एक्सपेंडिचर रहेगा तुम लोग उल्टा कर लेना। भाई क्यों उल्टा करेगा ये तो समझा दे, वो समझाता ही नहीं है, ठीक है। अरे ठीक है ना, 1-2% किसी टीचर ने समझाया तो प्लीज़ बुरा मत मानना, ठीक है ना। तो अच्छा है अगर समझाया तो बहुत अच्छा बात है। मेरे भी क्लास 12 के टीचर ने नहीं सिखाया था, कोई बात नहीं, अगर आपको समझाया तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है, ठीक है। तो ये नोट लिखना है तो प्लीज़ लिख लो, काम आएगा एग्ज़ाम से पहले पढ़ने में। और ये भी स्टूडेंट लोग क्या करते हैं ना, एडलेस करके करते हैं कि 3 लाख पाता था प्लस ये माइनस वो, क्यों, क्या दरकार है। लेजर पे इतना अच्छा कमांड है, जब अपना ओपनिंग यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे, परचेज़ हुआ तो एंट्री क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर अकाउंट इज क्रिएटेड बाय परचेज, सीधा सा बात है। और यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस, तो इसका मतलब क्या है, क्रेडिटर को पैसा दिया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो लेजर पे कमांड रहेगा ना, मैं आज भी बोल रहा हूँ, लेजर पे अगर कमांड रहेगा तो इंटर तो चुटकियों में निकल जाएगा। लेजर अगर आपका अच्छा है ना तो इंटर में इतना मज़ा आएगा ना आपको, मतलब दिक्कत नहीं आएगी, पक्का बात है। लेजर, जर्नल, ये 2 चीज़ अभी मैं बोल रहा हूँ, ये जर्नल और लेजर अगर आपको अच्छे से आता है तो इंटर तक तो आपका बेड़ा पार है। फाइनल में भी एक लेजर थ्योरी थोड़ा बढ़ जाता है, आजकल थ्योरी थोड़ा ज़्यादा आ गया, इंड एस आ गया है, ठीक है ना। तो अकाउंट्स में भी थ्योरी पोर्शन अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा अगर आपका जर्नल लेजर अच्छा है ना
तो आपको मज़ा आएगा इंटर में, मतलब लगेगा कि हाँ आप ही सब कुछ हो। लेकिन अगर आप वही 11 में 12 में जैसा आपका लेजर जर्नल था वही आप कैरी फॉरवर्ड करके अगर इंटर में लेके जाओगे तो समझ में आना दिक्कत आने वाला है सर। जैसा अभी आप कर रहे हो जोड़ा ताली करके जैसे तैसे आगे बढ़ रहे हो है ना, धक्का मार के वैसे ही चलेगा। लेकिन अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो प्लीज़ उसे अभी ठीक कर लो, ठीक है ना, प्लीज़ उस पर टाइम मत लगाओ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो। इसमें एक मज़ेदार चीज़ मैं बताता हूँ क्या होता है। स्टूडेंट लोग मुझे क्या बोलते हैं, भैया अभी आपने बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक अगर यहाँ पे है मतलब परचेज एडजस्टेड है। हाँ, तो भैया यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किया गया, फिर परचेज को भी 672 लिया है और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी लिया है, ऐसा क्या हुआ भैया। फिर ये आप कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोल रहे हो, भाई मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, पहले रुक जाओ। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ था ट्रायल बैलेंस, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है ये ट्रायल बैलेंस है, और ट्रायल बैलेंस का दूसरा निशानी क्या है, आपका डेबिट और क्रेडिट मैच होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, तो मतलब ये ट्रायल बैलेंस है। आपको किस एंगल से ये ट्रायल बैलेंस लग रहा है भाई, कहीं बोला हुआ है क्या, यहाँ सिर्फ बोला है फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है सर। ये कोई ट्रायल बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है तो प्लीज़, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे आंखों से तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि ये कहाँ से ट्रायल बैलेंस है, ना डेबिट कितना ना क्रेडिट कितना मुझे पता नहीं चला। ये सिर्फ इन्फो है सर, इन्फो, ये कोई ट्रायल बैलेंस नहीं है। तो जब भी ऐसा कुछ रहे आप मानो कि नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसा हम लोग क्लास 11 में सीख के आए हैं कि भाई ये ट्रेडिंग में डेबिट साइड में आएगा, 2 ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, आंसर अभी साथ साथ में मिला देता हूँ, आप लोग देख लो आपके पास तो सोल्यूशन है। 2 ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, 2 परचेज 6,72,000, कैरेज इनवर्ड खरीदने का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस, तो 2 कैरेज इनवर्ड 30,000, 2 वेजेस ट्रेडिंग में आएगा, ये भी फैक्ट्री का खर्चा है, बाई सेल्स 11 लाख। अब देखो ये लोग जानबूझ के ऐसा देते हैं रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो। सेल रिटर्न परचेज रिटर्न तो कोई भी कर लेगा, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल रिटर्न, तो 1 लाख सेल रिटर्न से सेल से माइनस कर दो, तो 11 माइनस 1 10 लाख दिखाओगे आप लोग। इनर कॉलम में रखना उसको, एक अंदर एक कॉलम बना के। रिटर्न आउटवर्ड खरीदा हुआ माल बाहर जा रहा है, तो परचेज से माइनस करके दिखाओ, 672 में 72 माइनस करके 6 लाख दिखाना। क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना है, ऐसा नहीं कि ये ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस है ही नहीं। हाँ, ये ट्रायल बैलेंस होता तो मैं बोलता है नहीं दिखाना है आपको, ये ऑलरेडी एडजस्टेड परचेज है, आपको नहीं दिखाना है। ये ट्रायल बैलेंस थोड़ी है सर, ट्रायल बैलेंस नहीं है ये, है ना। आप बोल सकते हो भैया ऐसे फिर हम लोग को कैसे समझ में आएगा, मैं आपकी बात मान रहा हूँ बिल्कुल, थोड़ा सा इसमें ध्यान रख लो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक तो पहले मैं बताऊँ एग्जाम में आएगा नहीं। ये लोग का इसमें मेन मोटिव है कि ये लोग पूछना चाह रहे हैं क्लोजिंग एंट्री दिखाओ, है ना, कि ये एंट्री क्लोज कैसे होता है वो दिखाओ, आप लोग इसको कैसे भेजते हो कहीं पे, मतलब आप लोग जो ये आपके पास बैलेंसेस है इसको आप कैसे क्लोज करोगे ये दिखाओ। तो इनका मोटिव, मेन मोटिव ये जो है ना ये है क्लोजिंग एंट्रीज। ट्रेडिंग तो ऐसे ही इन्होंने झूठ मूठ का ऐसे पूछ लिया, ठीक है ना। तो देख लो मैंने जो बोला था वही इन्होंने किया है। अब क्लोजिंग एंट्री कैसे होता है, देखो हम लोग क्या करते हैं, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न को अल्टीमेटली सेल और परचेज से एडजस्ट कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, हम लोग अलग से नहीं दिखाएंगे कि परचेज रिटर्न को यहाँ मैं दिखाऊँ सेल रिटर्न को यहाँ दिखाऊँ, ऐसा नहीं। हम लोग परचेज से ही परचेज रिटर्न माइनस करके नेट परचेज दिखाएंगे। तो हम क्या करते हैं, परचेज रिटर्न को परचेज से एडजस्ट कर लेते हैं। परचेज रिटर्न का लेजर कैसे क्लोज होगा, भाई मेरा 6,72,000 का परचेज था, 72,000 का परचेज रिटर्न था, इसका मतलब क्या है, मेरा परचेज कितना है नेट 6 लाख। तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ ना कि मैं परचेज रिटर्न का अकाउंट को क्लोज ही कर दूँ, कर सकता हूँ। तो एक जर्नल प्रॉपर इन्होंने बना के दिखाया है, आप जर्नल भी लिख सकते हो, ठीक है ना। लेजर क्लोज करने बोल रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, परचेज रिटर्न अकाउंट का, अच्छा परचेज अकाउंट का नेचर क्या है, परचेज रिटर्न का, भैया परचेज का डेबिट होता है, परचेज रिटर्न मतलब खर्चा घटना मतलब क्रेडिट होता है। तो अगर परचेज रिटर्न जो क्रेडिट है उसे मैं क्लोज करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट मतलब रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। कहाँ भेज दूंगा इसे, परचेज से एडजस्ट कर दूँगा। देखो परचेज 672 था, परचेज 72 से घट के कितना बन गया, 6 लाख बन गया। अब हमने रिटर्न इनवर्ड बोल के कोई अकाउंट रखा ही नहीं, इसलिए देखो इसको टू या बाई में हमने नहीं लिखा। अगर ये आप 2 या बाई लिख रहे हो मतलब आप ये एंट्री पास नहीं कर रहे हो, ध्यान दो। भैया क्या बोल रहे हो, देखो परचेज़ का मेरा डेबिट बैलेंस था 672 का, ध्यान दो परचेज़ का मेरा बैलेंस था डेबिट बैलेंस 672 का, ठीक है। तो मुझे कितना हटाना चाहिए,
672 हटाना चाहिए, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है ना, ये तो क्लोज हो जाएगा। तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए टू परचेज 672, लेकिन मैंने कितना लिखा है, 6 लिखा है। कैसे क्लोज होगा बताओ परचेज अकाउंट? पक्का हमने क्या किया है, हमने परचेज रिटर्न अकाउंट को पहले एडजस्ट किया है परचेज अकाउंट से, ठीक है। हमने परचेज रिटर्न अकाउंट को परचेज से एडजस्ट कर दिया। परचेज रिटर्न अकाउंट का बैलेंस क्या था, परचेज रिटर्न अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड होता है, तो मैंने उसे डेबिट करके परचेज अकाउंट से एडजस्ट कर दिया। अब आप बताओ, ये जो परचेज रिटर्न का अकाउंट था, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, इसका कोई क्रेडिट बैलेंस बचा? नहीं, क्योंकि जो क्रेडिट बैलेंस था उसे मैंने डेबिट करके ज़ीरो कर दिया। जो मेरे पास परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस था उसे मैंने डेबिट करके ज़ीरो कर दिया। तो अब बताओ, मैं अब क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, बाई परचेज रिटर्न? नहीं, क्योंकि बैलेंस है ही नहीं आपके पास। दिखाने के लिए आप ये प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो सर, लेकिन आपने क्योंकि ये क्लोज़ कर दिया है, आपके पास कोई बैलेंस ही नहीं है। अब आप टू या बाई में कैसे लिखोगे, आपने तो ऑलरेडी क्लोज़ कर दिया। अगर मैं आपको लेजर दिखाना चाहूँ, एक लेजर बना के दिखाना चाहूँ, ये परचेज रिटर्न है, सोचो आपके पास यहाँ पे बाई बैलेंस BD बोल रहा था, चलो मैं 72,000 का आपके पास बैलेंस बचा था परचेज रिटर्न अकाउंट में। आपने इसे टू परचेज में भेज के ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब बताओ, क्या आप परचेज रिटर्न को दिखा सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट में, टू या बाई में? नहीं, क्योंकि बैलेंस ही नहीं बचा, आपने तो पूरा ट्रांसफ़र कर दिया परचेज में। इसलिए यहाँ पे हम लोग टू या बाई में परचेज रिटर्न को नहीं दिखा रहे, बस हम लोग अंदर माइनस करके दिखा रहे हैं, लेकिन इसको टू या बाई आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको कैंसिल कर दिया है परचेज में भेज के। अब परचेज 672 से कितना बन गया, 6 लाख। तो देखो, मैंने परचेज को क्रेडिट करके ट्रांसफ़र कर दिया 6 लाख रुपये। समझ में आ रहा है तो अच्छा बात है, नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं। ये लॉजिक आपका जर्नल लेजर पे कमांड अच्छा करने के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इग्नोर भी कर सकते हो, उतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं है। सेल का भी वैसे ही होगा, सेल रिटर्न है तो सेल को घटाना है, और सेल रिटर्न का जो डेबिट बैलेंस होता है उसे ट्रांसफ़र करना है। फिर जो परचेज सेल है उसे आप कहाँ भेजोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो क्या एंट्री होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज एंड सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, ये सब क्या हो रहा है, ये सब नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट बैलेंस्ड। ये आपने एकदम थ्योरी में पढ़ा होगा, नॉमिनल अकाउंट कभी बैलेंस नहीं होता, बट दे आर ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग और PL। नॉमिनल अकाउंट कभी भी बैलेंस नहीं होता, जो खर्चा और इनकम का अकाउंट होता है ना, वो कभी भी बैलेंस नहीं होता, मतलब वो बैलेंस शीट में कभी नहीं जाता, कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता उसका बैलेंस, कि इस साल का परचेज अगला साल कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, नहीं। ये सिर्फ क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट बैलेंस, दे आर ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग या फिर PL। वैसे अगर आप क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिख रहे हो तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए बताओ, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना। अब क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट आपने कर दिया, देखो परचेज से आपने एडजस्ट नहीं किया था, लेकिन जैसे आपने लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ये क्लोजिंग स्टॉक बोल के खड़ा हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद जो आपने ये एंट्री कर लिया, मतलब ये ट्रेडिंग में जाने के लिए आपने ये एंट्री पास कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, तो बताओ एक एसेट खड़ा हो गया, डेबिट साइड खड़ा हो गया, तो ये आप एसेट साइड में बैलेंस शीट में दिखा देते हो इसे। ये कारण है इसको हम लोग का बैलेंस शीट में दिखाने का, क्योंकि जब हम इसे ट्रेडिंग में दिखाते हैं इसका एंट्री क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर डेबिट हो गया तो कहीं तो जाएगा अब ये, फिर तो भैया ये सेल भी जाना चाहिए। यार देखो, सेल का ऑलरेडी आपके पास क्रेडिट बैलेंस था, आपने साल भर में जो सेल किया, आपने हर बार क्या किया, डेटर टू सेल, कैश टू सेल, ये टू सेल, वो टू सेल, तो आपका सेल का क्रेडिट बैलेंस था। जैसे आपने उसे ट्रेडिंग में भेज दिया तो सेल डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया। आपके पास इतने दिन से सेल का क्रेडिट बैलेंस था, साल के एंड में आपने डेबिट कर दिया उसे, तो ज़ीरो हो गया। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का तो सर कोई बैलेंस ही नहीं था आपके पास, मैं नॉर्मल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक का तो कोई बैलेंस ही नहीं था आपके पास। लेकिन जैसे आप यहाँ पे लिखते हो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, तो क्लोजिंग स्टॉक का एक नया बैलेंस खड़ा हो गया। ये बैलेंस कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है ना। अच्छा, और क्या होगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट का भी एक एंट्री पास हुआ होगा पक्का, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, और लास्ट में ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ चला जाता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट में कहाँ चला जाता है देख लो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू GP, ये GP यहाँ चला जाता है, तो एंट्री क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। देख लो, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। हालांकि ये सब एंट्री कभी भी आपको पूछेगा नहीं, एग्ज़ाम में पूछ लेगा तो आप लोग तो करोगे, बाकी इंडिया का मुझे नहीं पता,
है ना, आप लोग तो कर सकोगे, लेकिन यही सब है कि आपको एक एंट्री पास करने बोल रहे हैं, ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग टू परचेज, अगर आप ये भी कर लेते हो ना, आपको अगर इच्छा है कि मैं परचेज से नेट ऑफ नहीं करूँगा, मैं अलग से दिखाऊंगा, तो अलग से भी आप दिखा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न, और ये सब तो आपको दिखाना ही है। सेल डेबिट टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग टू जीपी, फिर जीपी टू पीएल, ये सब एंट्री आपको दिखाना है। ये सब क्लोजिंग एंट्री बोला जाता है इसको। ओपनिंग एंट्री मैंने दिखाया था, याद है ये वाला, ये ओपनिंग एंट्री। जो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट होता है, जो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट होता है वो हमेशा ओपनिंग एंट्री में आता है, क्योंकि इसका बैलेंसेस कैरी होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है बैलेंस शीट में, और अगले साल में ओपनिंग एंट्री में आ जाता है। और क्लोजिंग एंट्री किसका होता है? जो नॉमिनल बैलेंस होता है, जिसको हम लोग क्लोज करते हैं, उसका क्लोजिंग एंट्री होता है। ये सब का क्लोजिंग एंट्री पास करने का ज़रूरत नहीं है, ये सब तो बैलेंस शीट ही है, वो अपने बैलेंस शीट में चला गया। अगले साल ये लोग को आपको कैरी फॉरवर्ड करना होता है, इसलिए इनका याद रखना। रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट जो है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल का ओपनिंग बन जाता है, तो ये सब क्या है? रियल अकाउंट। डेटर्स क्या है? पर्सनल अकाउंट। मशीनरी क्या है? रियल अकाउंट। कैश क्या है? रियल अकाउंट। बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट। तो ये सब क्या है? बैंक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल नहीं, सॉरी, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव नहीं, आर्टिफिशियल पर्सनल, ठीक है ना। अगर किसी को याद नहीं है क्या होता है तो आपको क्लास 11 का लेक्चर मंगवाना पड़ेगा मेरा, ठीक है ना, बोल देना, मैं भेज दूँगा। तो किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल। किसी भी नेचुरल इंसान का अकाउंट होता है ना, डेटर क्रेडिटर का, ABCD वो लोग का, तो वो लोग का होता है नेचुरल पर्सनल। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है जो एक किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड रेंट, ये सबको बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सनल, ठीक है ना। आप क्लास मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने बता दिया ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट का ओपनिंग एंट्री होता है, क्योंकि ये सब अगले साल कैरी फॉरवर्ड होता है। नॉमिनल अकाउंट का क्लोजिंग एंट्री होता है, क्योंकि वो सब कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ करता है, उसको हम लोग को हर साल क्लोज कर देना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो 11 में हम लोग लैक करते हैं जनरली। मैंने तो लैक किया था, आप अगर लैक नहीं किए थे तो बहुत अच्छा है। हाँ, अगर आपने 11 में नहीं देखा था तो प्लीज़ यहाँ पे सीख लो, ठीक है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक वाला नया चीज़ है जो मैंने थ्योरी के टाइम डिस्कस तो किया था, ठीक है ना, थोड़ा बहुत, लेकिन ठीक है, मुझे पूरा बताना था ये चीज़। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिया है। 3 प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं नहीं कराऊंगा, बहुत बच्चा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसे मैं कराऊंगा तो फिर आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि भैया इतना क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन भी आप कराओगे तो कैसे होगा। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और क्लोजिंग एंट्री इन द जर्नल प्रॉपर, ठीक है ना। तो क्लोजिंग एंट्री एक साथ है, पीछे आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जो भी खर्चा वर्चा है वो सब दिया हुआ है, वो सब ये तो प्लीज़ है ना, ये क्वेश्चन प्लीज़ मुझे मत बोलना, हाँ ये आपका होमवर्क है। इसके बाद अक्रूड इनकम अगर आपने देख लेंगे ये हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड ये सब ठीक है ना। देखो बेटर क्या रहेगा, मैं आपको बोल सकता हूँ, ये जो एक एक करके एग्जांपल सब दिया हुआ है ना, अगर किसी को सही में बेसिक एडजस्टमेंट में दिक्कत है ना, तो प्लीज़ जैसे एक एक एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने बुक में कि ये होगा तो क्या होगा, ठीक है। जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग होता है तो क्या एडजस्टमेंट होता है उसका। तो अगर किसी का बेसिक्स अगर थोड़ा हिला हुआ है, ठीक है ना, मैं कराते टाइम तो मैं ऑब्वियसली समझाऊंगा कि कोई चीज़ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन प्लीज़ अगर एकदम आपका बेसिक्स हिला हुआ है या बेसिक्स में दिक्कत है तो ये सब प्लीज़ करो। जैसे ये एग्जांपल है ना यहाँ पे, इफ़ रेंट इज़ 50,000 एंड आउटस्टैंडिंग इज़ 14,000 तो क्या होगा। तो ये सब प्लीज़ आप अगर देखो, ठीक है। ये इंटरेस्ट अक्रूड होगा तो क्या होता है, फिर बैलेंस शीट उसका कैसे बनता है, मतलब वो है ना, मैं बोल रहा हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ दिया हुआ है, उसको कहाँ कहाँ पे दिखाना होता है, ठीक है ना। पीएल में कितना, बैलेंस शीट में कितना। वैसे कैरी फॉरवर्ड ऑफ पेमेंट मेड इन एडवांस, एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल इन हैंड, तो ये सब एडजस्टमेंट प्लीज़ आप लोग देखो, और जिसको आता है वो भी प्लीज़ एक बार गो थ्रू करो कि जो आपको आता है वो यहीं पे है कि नहीं। कुछ गलत होगा तो मुझे भी बता देना कि भाई भैया ये क्या हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, एक ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये ना प्रोविज़न वगैरह के ऊपर है। हालांकि मैं इस तरीक़ा से क्वेश्चन नहीं करा था प्रोविज़न का, ठीक है ना। बुक ने जो तरीका फॉलो किया है, हालांकि मैं यह तरीका फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन ये भी सही तरीका, एकदम सही है, मतलब गलत इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरा इस टाइप के क्वेश्चन को करने का अलग थोड़ा तरीका है, लेकिन मैं बुक से अलग हट के नहीं जाना चाहता, कम से कम इस क्वेश्चन में जो खाली आपको पर्टिकुलरली सिर्फ प्रोविज़न के ऊपर क्वेश्चन है ये, इसीलिए।
हाँ, बड़े क्वेश्चंस में मैं अपने तरीक़ा से ही कराऊँगा, आपको अच्छा लगवाऊँगा कि अच्छा हाँ वो अच्छा है, आपने जो किया उससे ये बेटर है शायद, ठीक है ना। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है। देखो प्रोविज़न में ऐसा है कि तीन चार तरीक़ा से हो सकता है, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है। तो मेरा तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो भी कर सकते हो, और आपको लगे कि नहीं आप जो तरीक़ा से करते थे क्लास 11 में वो ज़्यादा अच्छा है तो आप उससे भी कर सकते हो। मुझे इस टॉपिक पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एडलेस वाले बीआरएस में तो मैंने आपको पहले बोल दिया कि नहीं आप प्लस माइनस ही करो, एडलेस किसी ने सीख रहेगा तो छोड़ दो। अब कोई जिद करेगा नहीं भैया मेरा एडलेस एकदम मेरे को किया हुआ है मैं वही करूँगा, तो करो, तो वही चीज़ है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये पर्टिकुलरली ये हम लोग आईसीआई के हिसाब से भी करेंगे, और अलग कुछ मुझे समझाना होगा तो वो मैं समझा दूँगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें धीरे धीरे ये सब आगे आगे जो दिया हुआ है ना, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन, ये सब आप लोग देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, मतलब समझने में अच्छा लगेगा, ठीक है ना। आपको समझना है ये सब चीज़। तो गुड्स एंड ऑन अप्रूवल, गुड्स यूज्ड अदर देन सेल। देखो अदर देन सेल कभी भी गुड्स बाहर जाता है तो परचेज क्रेडिट होता है। डोनेशन टू परचेज, ड्राइंग्स टू परचेज, सैम्पल टू परचेज, एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, ठीक है ना। ये रहा व्हेन गुड्स आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग, खुद का बिल्डिंग बनाने में तो बिल्डिंग टू परचेज, ठीक है ना। तो ये कोई भी हमारा जब भी गुड्स बाहर जाता है, ठीक है ना, अदर देन परचेज मतलब अदर देन सेल, सॉरी सेल के अलावा कभी भी गुड्स बाहर जा रहा है तो वो परचेज़ को क्रेडिट किया जाता है। ये मैंने आपको बताया था, ये आपको नहीं देखने से भी चलेगा क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है ना। बाकी सेल ऑन अप्रूवल बेसिस जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो वो भी हमने देख लिया था। तो अच्छा एक मुझे दिखाना है आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये प्रोविज़न वाला, ठीक है ना। ये करते हैं प्रोविज़न वाला इलस्ट्रेशन नंबर 4। 3 अभी तक मैंने सिर्फ आपको होमवर्क दिया है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 अभी देखेंगे अपने इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्वेश्चन देखो, देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि ऑन 1 जनवरी 2017 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट एग्जिस्टेड एट 40,000, मतलब इनके पास पहले से 40,000 रुपये का प्रोविज़न था। पहले मैं एग्जैक्टली वही कराऊंगा जो आईसीआई ने किया है, ठीक है ना। फिर इसको मैं दूसरे तरीके से क्रॉस चेक भी करवा दूंगा आपको। 1 जनवरी पे इनका प्रोविज़न ऑलरेडी था 40,000 का, मतलब ओपनिंग में इनको डाउट था कि 40,000 रुपये कोई पैसा डूब सकता है हमारा। 31 दिसंबर 2070 को डेटर्स थे 15 लाख के, ठीक है ना। 15 लाख का हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस था डेटर्स का। बैड डेट टोटल 1 लाख रुपया, बैड डेट 1 लाख रुपया हुआ है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बैड डेट, राइट ऑफ करना बाकी है, मतलब है ना। अब हम लोग को यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा था ना अभी तक कि ये ऑलरेडी माइनस हो रखा है कि करना बाकी है, तो इन्होंने बोल दिया कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बैड डेट एंड क्रिएट अ प्रोविजन इक्वल टू 5% ऑफ टोटल डेट रिसीवेबल, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक प्रोविज़न अकाउंट बना के दिखाया है। कैसे, एक तो 2-3 तरीक़ा से किया जा सकता है। जैसे अगर मैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाता हूँ, अगर मैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाता हूँ तो ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है बताओ भैया। ओपनिंग बैलेंस इसका था 40,000 का। प्रोविज़न का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, तो मैं लिखूँगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 रुपये, ठीक है, ठीक है ना। हाँ भैया हाँ। इसके बाद ये लोग बोलते हैं प्रोविज़न हमने बनाया क्यों था। मैं बुक का तरीका बता रहा हूँ आपको। पहले प्रोविज़न हमने बनाया क्यों था, क्योंकि भाई कोई अगर बैड डेट हो, हालांकि हम प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये लोग बोला ओपनिंग बैलेंस 40,000 है प्रोविज़न का। प्रोविज़न क्यों बनता है कि भाई अगर कोई हमें नुकसान हो, कि कोई अगर डेटर हमारा पैसा मार ले, तो हमने जो ऑलरेडी प्रोविज़न बना रखा है उससे हम लोग एडजस्ट करें, ताकि हम लोग को अलग से देखो। प्रोविज़न एक तरीक़ा से क्या होता है, पीएल में चार्ज होता है, मतलब हमने पहले से ही उसे खर्चा मान रखा है कि ये पैसा तो मेरा फ्यूचर में डूबेगा, तो पहले इसे मैंने खर्चा मान रखा है, और एक इसके अगेंस्ट में एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रखा है, प्रोविज़न क्रिएट कर रखा है, जिसे मैं डेटर से माइनस करके दिखाता था, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये लोग बोलना चाहते हैं एक दूसरा तरीका है ये जो आईसीआई फॉलो कर रहा है, ये भी होता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली ये फॉलो होना चाहिए कि भाई 40,000 का ऑलरेडी मैंने खर्चा मान रखा है, तो इस साल जो 1 लाख रुपए का बैड डेट हुआ है, क्या वो पूरा पीएल में जाना चाहिए? नहीं। ये प्रोविज़न बनाया किस लिए था, ताकि भाई कोई बैड डेट वगैरह हो तो हम लोग इस खर्चा से एडजस्ट करें। उसी बैड डेट के लिए तो प्रोविज़न बनाया जाता है ना, प्रोविज़न फॉर बैड डेट या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। तो बोलता है कोई अगर बैड डेट होगा तो उसे हम प्रोविज़न से एडजस्ट करेंगे,
होना भी यही चाहिए कि भाई प्रोविज़न उसी लिए तो बनाया हुआ है। हम लोग कोई प्रोविज़न क्यों बनाते हैं कि भाई क्या कि फ्यूचर में कोई नुकसान हो तो उससे एडजस्ट हो जाए, ठीक है ना। जनरल रिजर्व क्यों बनाया जाता है कि फ्यूचर में कोई पैसा दरकार पड़े तो उससे यूज़ हो जाए। तो हम लोग जब बैड डेट होगा उसका एंट्री क्या करेंगे, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, और बोलता है उस बैड डेट को आप पीएल में ट्रांसफ़र मत करो। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट में ट्रांसफ़र करो, पीएफडीडी टू बैड डेट। तो इस साल जो बैड डेट हुआ उसको इन्होंने ट्रांसफ़र किया है पीएफडीडी टू बैड डेट 1,00,000 रुपये, ठीक है। अब ये लोग बोलते हैं कि भाई आपको क्लोजिंग बैलेंस कितना चाहिए। बोलते हैं भैया देखो 15 लाख का डेटर था, 1 लाख का पैसा डूब चुका, तो 14 लाख का डेटर बचा, 14 लाख का 5% हमें प्रोविज़न चाहिए। तो टू बैलेंस सीडी कैसे निकलेगा, 15 लाख का डेटर था, 1 लाख का पैसा डूब चुका, जो पैसा डूब गया उस पर क्या प्रोविज़न बनाना, मतलब प्रोविज़न बनता है कि इतना पैसा डूब सकता है, जो पैसा ऑलरेडी डूब चुका उस पर और क्या डूबेगा, ठीक है ना। तो 15 लाख पाते थे, 1 लाख उसमें डूब गया, तो बचा कितना, 14 लाख। तो 14 लाख का ये लोग बोल रहे हैं 5% प्रोविज़न बनाओ, जो होता है 70,000। तो यहाँ से अपने को पता चल जाएगा कि अपने को बैलेंस इस साल का खर्चा कितना मानना है टोटल। तो ये आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इस साल का खर्चा है 1,30,000। इन्होंने उसके दूसरा तरीका से कैसे दिखाया, इन्होंने बोला इसका प्रेजेंटेशन का ये तरीका है। बोलता है कि सर हमारे पास ओपनिंग प्रोविज़न था 40,000 का। हमने बोला हाँ। बोलता है इस साल बैड डेट कितना हुआ, ये मैं आपको दूसरा तरीका दिखा रहा हूँ जो आईसीआई दिखा रहा है। पहला तरीका ये कुछ हद तक आपको समझ में आया होगा, दूसरा तरीका ये। अच्छा, एक इसमें आपको एक चीज़ नोट करना है कि पीएल में कितना खर्चा गया टोटल, 1,30। थोड़ा कम समझ में आया, लेकिन आईसीआई ने ये किया है तो आपको समझ में आ रहा है कि चलो प्रोविज़न बनाया था ताकि फ्यूचर में कोई बैड डेट हो तो यहाँ पे एडजस्ट हो। क्लोजिंग कितना रखना है ये अपने को क्वेश्चन ने बता दिया था, तो पता चल गया कि भाई इस साल का खर्चा कितना है टोटल बैड डेट सब मिला के, ठीक है। दूसरा तरीका इन्होंने दिखाया कि स्टेटमेंट वाइज अगर आप बनाओगे तो ओपनिंग प्रोविज़न 40 था, लेकिन इस साल नुकसान हो गया 1 लाख का, मतलब 60,000 का आपने कम प्रोविज़न बनाया था। ये है शॉर्ट प्रोविज़न, जितना आपने प्रोविज़न कम बनाया। अब इस साल प्रोविज़न कितना ज़रूरत है, प्रोविज़न रिक्वायर्ड इन करेंट ईयर, ये है 14 लाख का 5%, 70,000 रुपया। बोलते इस साल इतना प्रोविज़न चाहिए। बोलते पिछले साल आपने 60,000 कम बनाया था, इस साल आपको 70,000 चाहिए, टोटल आपको खर्चा मानना पड़ेगा 1,30,000। ये आईसीआई का दूसरा तरीका है, ठीक है। तो भैया आप ये बार बार बोल रहे हो ये दूसरा तरीका, ये दूसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या हो सकता है आप ये बता दो। तीसरा तरीका आप अपना बता दो फिर, ठीक है ना। चलो मैं बताता हूँ, मैं 4 तरीका बताऊँगा आपको। ये 1 था, ये 2 था, 3 मैं आपको बताता हूँ जो आपने किया होगा, जो आप लोगों ने सीखा होगा। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, या आप लोगों का तरीका है जो आपने क्लास 11 में सीखा है। आप लिखते थे भैया प्रोविज़न हमारा पुराना है 40,000, नया प्रोविज़न कितना चाहिए, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 14 लाख का 5%, 70,000, लेस प्रोविज़न ऑलरेडी क्रिएटेड, मतलब पुराना प्रोविज़न कितना है 40,000 का, तो नया प्रोविज़न कितना चाहिए बताओ। ये सीखा था कि नहीं सीखा था आपने कि भाई 70,000 का प्रोविज़न रखना है, 40 का ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास, तो हम 30 का प्रोविज़न बनाएंगे और एक रिकॉर्ड करेंगे बैड डेट 1 लाख का। तो बताओ हमारे भी पीएल में कितना आया 1,30,000। तो ये आपने सीखा है क्लास 11 में अपने टीचर से। मेरा करने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं क्या बोलता हूँ, देखो ये आपका इतना आसान से कैसे हो गया, क्योंकि आपको प्रोविज़न रखना था 70, आपका प्रोविज़न बनाया हुआ था 40। लेकिन यहाँ पे दिक्कत कब आती, दिक्कत भैया कुछ नहीं है, आप बोलना चाह रहे हो हम समझ गए, आप बोलना चाह रहे हो कि प्रोविज़न पहले से ज़्यादा होता तो क्या होता। भैया पहले हम यहाँ लिखते 70 मन में, है ना, मैं आपकी बता रहा हूँ। आप बोलते भैया मन में यहाँ पे 70 लिखते, फिर हम देखते कि पुराना प्रोविज़न हमारा 80,000 का है, तो हम लोग यहाँ पे काट देते, यहाँ पे लिखते ही नहीं, फिर यहाँ पे लिख देते बाई प्रोविज़न 10,000 रुपये। ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हो आप लोग कि भाई प्रोविज़न रखना है 70, ऑलरेडी पिछला साल का 80,000 का प्रोविज़न है, तो 10,000 का प्रोविज़न हटाना है। ऐसा आप लोग कुछ करते थे अगर आपको याद हो तो। ऐसा क्वेश्चन आपको ज़्यादातर मिला होगा, लेकिन वो वाला क्वेश्चन भी मिलता है कि आपको नया प्रोविज़न जो बनाना है वो कम बनाना है और ऑलरेडी आपका प्रोविज़न ज़्यादा है, तब क्या करोगे, तब आप लोग फंस जाते हो।
है ना, तब आप लोग ये चीज़ नहीं कर पाते हो। तो इसलिए मेरा क्या तरीका है, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि पुराना प्रोविज़न को आप हटा दो, जो पुराना प्रोविज़न बना है आप उसे पूरा हटा दो। इसमें क्या होगा, हाँ मैं बोल सकता हूँ, अगर आप पूछोगे भैया 100% एक्यूरेट कौन सा है, मैं बोलूँगा ये पहला वाला जो ICAI ने किया। भैया सबसे ईजीएस्ट कौन सा है, मैं बोलूँगा ये वाला, मेरा वाला। आपके वाले में दिक्कत नहीं है, आपके वाला मतलब जो भी आपने 11 में सीखा है, आपके वाले में दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब हो सकता है, आपको नया प्रोविज़न बनाना है 70 का, लेकिन ऑलरेडी आपका 80 का बना हुआ है, तो आप क्या करोगे, पुराना प्रोविज़न को हटाओगे, यहाँ से इसको हटाओगे, दिक्कत आपका कुछ नहीं है। मेरा वाला सबसे ज़्यादा ईजी है, 100% करेक्ट मैं बोलूँगा कौन सा है तो ये है। हाँ टेक्निकली मेरा भी करेक्ट है, रॉन्ग कोई नहीं दे सकता, 1 मार्क्स भी इसमें कोई काट नहीं सकता, लेकिन हाँ टेक्निकली करेक्ट है, इजी भी आपके लिए, तो ये मैं बोलूँगा आप लोग फॉलो करो। हाँ एग्ज़ाम में अगर सिर्फ प्रोविज़न का क्वेश्चन आता है इस टाइप का बाई चांस 2-3 मार्क्स का, तो आप लोग ये करके आना, ये फॉर अकाउंट वाला। ये भी समझ में आया ना आपको कि 40 का था, 1 लाख का बैड डेट हुआ, उससे एडजस्ट हुआ, या फिर ये भी आपको समझ में आया होगा कि ओपनिंग इतना था, बैड डेट हो गया, तो हमने पिछले साल कम प्रोविज़न बनाया था, इस साल इतना बनाना है, तो टोटल मिला के इतना को हम लोग खर्चा मान लेते हैं। ये भी समझ में आता है ना, ईजी चारों ही है। मैं क्या बोलता हूँ, एक ईजी मेथड जो हर जगह अप्लाई हो जाएगा। आपका बैड डेट कितना हुआ, भैया हमारा बैड डेट हुआ 1 लाख का, तो वो लिख दो। भैया ये तो हम लोग भी लिखते थे, ये रहा देखो, ये हमारा भी मेथड है, ठीक है, मुझे पता है आपका भी मेथड है। पुराना जो प्रोविज़न था उसे हटा दो, क्योंकि वो पिछले साल का प्रोविज़न था, क्योंकि इस साल बैड डेट भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो पिछले साल का प्रोविज़न हटा दो। चलो हटा दिया, इस साल का प्रोविज़न बना लो, पिछला प्रोविज़न हटा लो, इस साल का प्रोविज़न बना लो। अब इसमें चाहे आपका पुराना प्रोविज़न ज़्यादा हो या पुराना प्रोविज़न कम हो, आपका आंसर हर बार मैच होगा। आपको कोई झमेला नहीं है कि यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो इस साइड लिखूँ, प्लस में आ रहा है तो इस साइड लिखूँ, कोई झमेला नहीं है। पुराना प्रोविज़न हटाओ, नया प्रोविज़न बनाओ, सीधी सी बात है। भैया आंसर मैच होगा आपका, बिल्कुल होगा, देख लो। डेबिट साइड 1,70,000, क्रेडिट साइड 40,000, नेट बैलेंस कितना, मेरा भी 1,30,000 का डेबिट हुआ, मेरा भी, कोई इसे भी रॉन्ग नहीं दे सकता। हाँ आपने ये सीखा, ये भी करेक्ट है, लेकिन इसमें दिक्कत कब आ जाता है, जब आपका मेरा पुराना प्रोविज़न सोचो 80,000 होता, तो आप लोग क्या करते, फिर इसे काटते, यहाँ पे लिखते बाई प्रोविज़न 10,000, फिर यहाँ पे दिखाते ऑलरेडी 80 है, इस साल 70 रखना है, तो 10,000 को हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं, ऐसा करते हैं आप लोग। तो ICAI वाला भी राइट है, आप वाला भी करेक्ट है, मैं ये वाला फॉलो करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कभी दिक्कत नहीं आता। पहले 80,000 था तो भी मुझे दिक्कत नहीं, पहले 40,000 था तो भी दिक्कत नहीं। मैं हमेशा क्या करता हूँ, पुराना वाला हटा देता हूँ, ख़त्म, जो बैड डेट है वो दिखा देता हूँ, ख़त्म। बैड डेट माइनस करने के बाद 15 लाख के बाद 1 लाख माइनस किया मैंने, इस पर सीधा 5% प्रोविज़न बना दिया, और यही वाला मेरा बैलेंस शीट में जाएगा। और ये जो नेट अमाउंट है, ये तो ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं था, ये पता चल रहा है कि ये बैलेंस शीट में जाएगा और ये वाला आपका PL में जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, फिर भी देखना पड़ेगा कि करंट ईयर का जो है वो बैलेंस शीट में जा रहा है, ये वाला PL में जा रहा है। आप वाले में आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि ये एक अमाउंट है, यहाँ से मेरे को थोड़ा कम समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ये मेरे को थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन ठीक है, ये हर बुक में यही किया जाता है ना, ऐसा ये 99% बुक में यही किया हुआ रहता है। लेकिन इस पर आपको सोचना पड़ता है कि करंट ईयर का प्रोविज़न 70 है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, और ये PL में 1,30,000 डेबिट हुआ है। यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे मेरे को साफ समझ में आ रहा है कि पुराना प्रोविज़न मैंने हटा दिया, कैंसिल कर दिया, हटाओ, हट गया, नया प्रोविज़न 70 बनाना है, तो ये बैलेंस शीट में ले जाओ। टोटल खर्चा देखो, 1,70,000 डेबिट में, 40,000 क्रेडिट में, तो 1,30,000 खर्चा आ गया। हर में सारा में देखो PL का 1,30,000 1,30,000 1,30,000 1,30,000 ही हो रहा है। लेकिन मेरे को ये सबसे ईजी लगता है, क्योंकि चाहे पुराना प्रोविज़न ज़्यादा हो या पुराना प्रोविज़न कम हो, आपका आंसर एकदम परफेक्ट बैठेगा। आज के लिए इतना रखते हैं। मैं सोचा था कि कमीशन वाला पार्ट करा दूँ, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग वाला, हालांकि वो सब मैंने आपको ना इनडायरेक्टली करा दिया। वो लेवल वाला चीज़ सिखाया था ना, 100 के लेवल पे है, 105 के लेवल पे है, तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मैं कराऊँगा वो, लेकिन वो फटाफट हो जाएगा। अभी तक मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है जो कि क्लास 11-12 तक स्टूडेंट लोग वो रट के आते हैं, मैंने भी रटा था, क्योंकि मुझे रटाया गया था इनफैक्ट, ठीक है ना, कि सर याद रखना बिफोर होगा तो 10/100 होगा, आफ्टर होगा तो 10/110 होगा, है ना, ऐसे ही कुछ रटा था। लेकिन ये क्यों होता है ये मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। अगर आपका समझा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं हूँ उसके लिए, ठीक है ना। और ऐसा कोई भी आपको क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ यू आर वेलकम, यू आर एनी डे वेलकम टू आस्क मी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। कोई भी आपको क्वेरी आता है आप प्लीज़ मुझे पूछो, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग उस लेवल पे जाके सोच रहे हो,
है ना। कोई अगर उस टाइप का लॉजिकल क्वेश्चन मुझे पूछता है तो मुझे और अच्छा लगता है कि आप उस लेवल पे सोचना चालू कर चुके हो, ठीक है ना। इंटर में मुझे ये चीज़ मिलना चालू हो गया, मेरे स्टूडेंट लोग अब आजकल मुझे वैसा टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं अलग हट के। फाउंडेशन में फिर भी मुझे अभी तक वैसा नहीं मिला कि भैया ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो उस लेवल पे सोचना चालू करो। इंटर में मुझे मिलने लग गया, मुझे पिछले बैच में फाउंडेशन में मिला था, ठीक है ना। पिछले मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ नवंबर 19 वाला बैच में, ठीक है। तो कुछ मई वाले बैच में था, एक आधा क्वेश्चन आ जाता था, ठीक है ना। उसमें भी एक आधे स्टूडेंट है जो मुझे लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो चीज़ आप लोग से अभी तक आया नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। वो सब चीज़ थोड़ा अपना वो बढ़ाओ, ठीक है ना, सोचने की पावर बढ़ाओ, ठीक है ना। आपका भी क्लैरिटी बढ़ेगा। होमवर्क मैं आपको बता रहा हूँ, इलस्ट्रेशन 3 आपका होमवर्क है, इलस्ट्रेशन 5 आपका होमवर्क है। ये बच्चा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये सब एकदम कुछ है ही नहीं करने लायक। 6 आपका होमवर्क है। भैया सारे होमवर्क दे रहे हो, कोई नहीं, 7 मैं अपने लिए रख रहा हूँ, टेंशन मत लो। 8 आपका होमवर्क है सर। सॉरी फॉर गिविंग सो मच ऑफ होमवर्क, लेकिन मेरे पास कुछ बच ही नहीं रहा है कि मैं क्या रखूँ। 3, 5, 6, 8 होमवर्क है। भैया बस करो आज के लिए। 1 मिनट रुको, मैं कोई कमीशन तो नहीं है ना इनमें। 7 मैंने छोड़ा है क्योंकि उसमें कुछ देखना है मुझे। 8 एकदम इजी है, 9 भी इजी है, कर सकते हो आप लोग। देखो ये ना धीरे धीरे कर लेना आप लोग, ठीक है। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्ट है तो मैं पक्का कराऊंगा। चलो 10 मैं अपने एक बार रख लेता हूँ, अगली क्लास में होमवर्क दे दूंगा, टेंशन वो नहीं है। हाँ 12 मैं कराऊंगा। 11 में भी कुछ नहीं है, ओपनिंग एंट्री पास करना है, और मैं नए बुक देख के भी एक बार देख लूँगा। चलो एक बार यही रखो, ठीक है। बाकी 2 क्लास और लगेंगे शायद, देखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये सब क्वेश्चन प्लीज़ देख लो, मैं दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन, ठीक है ना, कहीं नंबरिंग इधर उधर ना हो। अगर आपके में ये क्वेश्चन है तभी करना। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है ये, ABC वाला, ठीक है ना, जिसमें सॉल्यूशन का बैलेंस शीट ये PL का टोटल 4,38,000 है। ये मैंने होमवर्क दिया, एक बच्चा सा क्वेश्चन। एक मैंने आपको और इजी क्वेश्चन होमवर्क दिया है, वो है क्वेश्चन नंबर 5, वो भी देख लो। C वंचो है ना, वो जिग्मे सिग्मे वंचो होगा शायद, वही वाला है, ठीक है ना। ये C वंचो का क्वेश्चन दिया मैंने, 64 लाख वाला टोटल। ये भी बहुत इजी है। ट्रायल बैलेंस को आपको एंट्री पास करना है, क्लोजिंग एंट्री जो मैंने थोड़ा देर पहले दिखाया था। इसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपको पता है। 6 में ये छोटा सा ट्रायल बैलेंस दिया है, ये देख के बैलेंस शीट छापना है। बताओ ये भी कोई कराने वाली चीज़ है? नहीं भैया, इस पे आप मेहनत करोगे तो हमारे लिए शर्म की बात है। हाँ होनी भी चाहिए। 8 में बैलेंस शीट दिया है, इसका ओपनिंग इसका ओपनिंग एंट्री पास करना है, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले वैसे करा के दिखा रहा था ना, ओपनिंग स्टॉक वगैरह, ये ओपनिंग एंट्री पास करना है आपको। 9 में बताओ क्या है। 9 में सिर्फ ट्रायल बैलेंस दिया है, इसका आपको फाइनल अकाउंट बनाना है। प्लीज़ 9, हाँ 9 दे ही दिया है मैंने। अच्छा 10 में क्या है, 10 में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, आपको क्लोजिंग स्टॉक डिप्रिसिएशन वगैरह करना है, ठीक है ना। 10 चलो मैं रख लेता हूँ एक बार के लिए, है ना। अच्छा 11 में क्या है, वही ओपनिंग एंट्री पास करना है, बैलेंस शीट दिया हुआ है, देख लो। पोपट लाल वाला क्वेश्चन है, तो आप अपना पोपट मत कराना इसमें, एक खाली ओपनिंग एंट्री करना है, वो कर लो। इसके बाद 13 वाला है, एक बार मैं दिखा दूंगा, चलो क्या है नहीं है वो। बाकी चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, इतना कंप्लीट कर लेना। बाय बाय।